ऑल, कैसे आप हैं? खैरियत से हैं? तो बेसिकली आज अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस क्या है, ठीक है, और ये पूरी रोड मैप क्या है इसका, ठीक है। तो मैं जो है ना स्टार्टिंग से थोड़ी सी स्टार्ट लूंगा, ताकि टेक्निकल चीज़ों की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, क्योंकि वो तो आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्निकल चीज़ में जाते जाएंगे डेप्थ में आपको समझ आती जाएंगी, बट उससे पहले ज़रूरी है कि आपको थोड़ी सी थ्योरी भी पता हो, ठीक है, और आपको ये भी पता हो कि ये सारे लाइब्रेरी फ्रेमवर्क ये होते क्या है, ठीक है, और इनका क्या पर्पज होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस से, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस ही क्यों हम कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस से पहले, ठीक है, तो उसको भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। बट पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रिएक्ट जेएस से, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग जो हैं। जी मैम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस शारून, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस ने ना अभी अपनी वेबसाइट जो है ना बदल दी है। पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और थी रिएक्ट जेएस के नाम से, ठीक है, और रिएक्ट डॉट डेव ये वाली जो वेबसाइट नहीं और थी, बट अभी इन्होंने यही कर दी है, ठीक है। मतलब अभी यही ऑफिशियल हो गई है, यहीं से आप लर्न भी करेंगे रिएक्ट को, और यहीं से जो भी आपको रिएक्ट के रिलेटेड आपने सीखना हो यू कैन लर्न इट फ्रॉम हेयर। हेयर इज डॉक्यूमेंटेशन इज मेंशन्ड, ठीक है। तो ये है कि आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली रिएक्ट क्या है भाई, कि मैं ना आपको ये रिएक्ट जो है ना, मैं रिएक्ट का आपको यहाँ से थोड़ा सा पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ कि बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, ये इस तरह से है कि 2013 के अंदर, ठीक है, लाइक के रिएक्ट के ऊपर तकरीबन 2010 से काम स्टार्ट हो गया था। फेसबुक ने बेसिकली रिएक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है, और रिएक्ट के ऊपर 2010 से जो है ना काम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और रिएक्ट के बिहाइंड द सीन रिएक्ट पे काम करने का जो मकसद था ना, और रिएक्ट को क्रिएट करने का मकसद था, वो ये था कि तकरीबन 2010 के अंदर ना, जब फेसबुक ने जो है ना इंस्टाग्राम को बाय करना था ना, ठीक है, तो उस टाइम पे एक ऐसी लाइब्रेरी चाह रहे थे कि उस पे ऐसी प्रोडक्ट्स को बिल्ड किया जाए जो कि एक हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है इनफिनाइट स्क्रॉल का, ठीक है। इनफिनाइट स्क्रॉल से मुराद है कि यानी कि जब आप कोई भी फेसबुक पे जैसे आप जाते हैं या इंस्टाग्राम पे आप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि पहले क्या होता था, बहुत पहले की जब नई नई फेसबुक ये प्रोडक्ट आई, तो एक टाइम पर आके जो है ना वो रुक जाता था स्क्रॉल, ठीक है। हम शारून, आपकी आवाज ब्लॉक हो रही है। शारून, आपकी आवाज कट हो रही है। अच्छा, शारून। एक एक हेलो। सेकंड, जी सर, जी सर, एक सेकंड, एक सेकंड। जी, ये मेरी आवाज अभी क्लियर है? यस, क्लियर है। हेलो जी। अच्छा, अब क्लियर हो गई शारून आवाज। दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा एक दफा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं बेसिक आपको रिएक्ट की हिस्ट्री बता रहा था। रिएक्ट की हिस्ट्री पहले देखें, पहले जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स बनती थी ना, वो बनती थी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। यकीनन आपको पता होगा HTML का क्या पर्पस होता है, CSS का क्या पर्पस होता है, जावास्क्रिप्ट का मैं शॉर्टली ब्रीफली बता देता हूँ। HTML का पर्पस होता है, ये जो मेरे पास वेबसाइट इस टाइम ओपन हुई है ना, इसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना, इसका ढांचा बिल्ड करना। यानी कि ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर रहेगा, ठीक है, हेडर ऊपर रहेगा, फुटर नीचे रहेगा। उसके बाद इनका ये जो स्ट्रक्चर एक आ रहा है, बेसिकली इमारत का एक जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है बिल्डिंग का, इसको क्रिएट करने का काम होता है HTML का, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो कलरिंग दी गई है या स्टाइलिंग हुई है, लाइक ये बटन का कलर जो है ना हमारे पास ग्रे रहेगा, ये हमारे पास जो है ना इस आइकॉन आएगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट जेस का लोगो व्हाइट रहेगा, ठीक है। और ये सारी जो कलरिंग का काम होता है ना, बेसिकली स्टाइलिंग का काम, ये सारा होता है हमारे पास CSS के थ्रू। और बेसिकली अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं या इस बटन पर अगर मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो ये जो मेरे पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, या ये मैं इस पे क्लिक करूं, इस पे अगर मैं क्लिक करूं, तो ये जो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रहा है, ठीक है, ये काम होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का, बेसिकली फंक्शनैलिटी ऐड करना, ठीक है। तो इन शॉर्ट टर्म्स, इन ब्रीफली ये चीज है, ठीक है। तो यकीनन आप सबको मैं ये होप करता हूँ कि आपको पता भी होगा कि बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, क्योंकि अभी आप लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट इज 99 पॉइंट, समझ लें कि 99% ही जो है ना वो है सिमिलर चीजें, ठीक है। कोई फर्क नहीं, बस इतना फर्क है कि टाइपस्क्रिप्ट जो सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, और उसके अंदर जो है ना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस हैं, बट जावास्क्रिप्ट जो है ना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही एक तरह से रैप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से है, सही है। तो वो तो आप जानते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट क्या और सारी चीजें वो आपको पता है, ठीक है। तो हम जल्दी से अपना रिएक्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है।
तो पहले वेबसाइट बनती थी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे पास डिफरेंट, और ये नहीं कि सिर्फ रिएक्ट ही हमारे पास आया, और भी बहुत सारी लाइब्रेरी लाइक एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, बहुत सारी और भी, बट जो पॉपुलर है, ठीक है, जो इस टाइम मार्केट के अंदर यूज हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई हमारे पास जो है 2010 के अंदर रिएक्ट का एक जो है ना, फेसबुक का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका नाम है जॉर्डन वॉक, ठीक है। जॉर्डन वॉक ने जो है अपना एक, समझ लें कि उसने एक प्रोटोटाइप क्रिएट की रिएक्ट की, ठीक है। और बेसिक बिहाइंड द सीन जो उनका पर्पस था ना, वो ये था क्योंकि उन्होंने 2012 के अंदर इंस्टाग्राम को बाय करना था, ठीक है। तो वो चाह रहे थे, उस टाइम पे इंस्टाग्राम जो है ना इतना एफिशिएंट नहीं था जितना आज है, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि कुछ इस तरह का फिनोमिना लाया जाए कि इन्फिनाइट स्क्रोल हो, इन्फिनाइट स्क्रोल का मैकेनिज्म लाया जाए। इन्फिनाइट स्क्रोल का क्या मुराद है कि यानी कि जैसे अभी आप देखते हैं कि फेसबुक को, इंस्टाग्राम को जब आप स्क्रॉल करते जाते हैं नीचे को, ठीक है, तो कभी भी कंटेंट जो है ना खत्म नहीं होगा, वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। आप जितना भी करते रहे आप खत्म नहीं होगा। पहले क्या होता था, जब नई नई फेसबुक आई थी तो उस टाइम पे पेजेस बनते थे पीछे, ठीक है, पेजिनेशन हो रही होती थी, ठीक है। तो वो जो था ना इन्फिनाइट स्क्रॉल की वाली चीज ना, क्योंकि देखें एट द एंड ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनका क्या मकसद होता है, इनका पर्पज होता है इंगेजमेंट्स को, ऑडियंस को इंगेज रखना अपने साथ, ऑडियंस को अपने साथ ग्रैब रखना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें, ठीक है, ताकि उनके पास जो है ना डेटा जा सके, ठीक है। तो ये बिहाइंड द सीन इनका जो है ना पर्पज होता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इन्फिनाइट स्क्रॉल लाया, ताकि ना इंसान वो स्क्रॉल करता जाएगा, न्यू कंटेंट आता जाएगा, स्क्रॉल करता न्यू कंटेंट। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी को जो है ना इन्वेंट किया गया, ठीक है। अब रिएक्ट जेएस की क्या लाइब्रेरी है, बेसिकली रिएक्ट जेएस की ये जो लाइब्रेरी है ना, ये है एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, यानी कि रिएक्ट के अंदर आप बैकएंड का काम नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट का भी मैं आपको जाके बताऊंगा कि नेक्स्ट में क्या क्या कर सकते, बट रिएक्ट के अंदर आप बैकएंड का काम नहीं परफॉर्म कर सकते। रिएक्ट इज अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी। फ्रंट एंड से क्या मुराद है भाई, तो हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है रिएक्ट जेएस, रिएक्ट, व्हाट इज रिएक्ट। अच्छा मैम मुझे ये बताएं कि मैं जूम इन करूं या ठीक है। नहीं, जूम इन करें, थोड़ा सा जूम इन करें। शारून, जूम इन करें। थोड़ा सा ठीक है और स्क्रॉल सर। करें डाउन थोड़ा। करो। हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। स्क्रॉल स्क्रॉल अप करें। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम्म। फिलहाल इतना हो रहा है तो ठीक है। थोड़ा सा और कर फिर मुझे वो जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा इसको इस तरह से। हाँ सही है, अब सही चलें। है। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो देखिए सिंपल 2 लाइंस के अंदर इसकी लिखी हुई है डेफिनेशन, ठीक है। क्या है कि भाई व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट, क्या है, लाइब्रेरी। ये आपने बड़ा ख्याल रखना है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये क्या है, इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग इंटरएक्टिव यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब ये इंटरएक्टिव यूजर इंटरफेस से क्या मुराद है, इंटरएक्टिव यूजर इंटरफेस से मुराद है कि ऐसा यूआई, यूजर इंटरफेस को हम शॉर्ट फॉर्म में यूआई भी कहते हैं, ठीक है। और यूआई क्या होता है कि ये जो हमारे पास इंटरफेस नजर आ रहा है, ये हमें नजर आ रहा है, हमें नहीं पता इसके बिहाइंड द सीन क्या कोड हुआ है या बिहाइंड द सीन बैकएंड क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरफेस हमें नजर आना, इसको यूआई कहते हैं, इसको यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। इंटरएक्टिव यूजर इंटरफेस से क्या, इंटरएक्टिव यूजर इंटरफेस से मुराद है कि ऐसा इंटरफेस, ठीक है, ऐसा इंटरफेस जिसपे यूजर जो है ना इंटरेक्ट कर पाए, यानी कि बटन के साथ क्लिक करे तो उससे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, ठीक है। ये स्क्रॉल करे या कुछ और फर्दर इसके अंदर अभी राइट ना मुझे कुछ ऐसे फीचर नजर नहीं आ रहे, जैसे कि इनपुट हो गया, ठीक है, इसके ऊपर सर्चिंग करे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म हो, इंटरेक्शन बने यूजर की, बेसिकली क्या बने, इंटरेक्शन बने। और किस तरह से बने, एफिशिएंटली इंटरेक्शन बने। जैसे कि जिन लोगों ने प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ काम किया है, उसके अंदर भी हम इंटरेक्शन बना रहे होते हैं, बट उसके अंदर आपको पता होगा एक चीज होती है हमारे पास, डॉम मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो वो हमें डॉम को जो है ना डेवलपर को खुद से कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि खुद से मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। कि भाई अभी प्रायोरिटी देनी पड़ती है बेसिकली, कि इस बटन पर क्लिक होगा तो ये होगा, अगर सेम टाइम पर 2 बटन पर क्लिक हो रहा है तो फिर क्या, कैसे आप जो है ना उस डॉम को जो है ना डॉम की मैनिपुलेशन करेंगे। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है। और वो समझ ले, अगर एक नॉर्मल आपने वेब पेज क्रिएट करना तो फिर तो आप इजीली कर लेते हैं, जो जिन लोगों ने डॉम के साथ थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, ठीक है, उनको आइडिया होगा कि अगर सिंपल करना है तो कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि
अगर आपको एक मॉडर्न वेबसाइट बनानी, लाइक फेसबुक, लाइक amazon, लाइक दराज, कोई भी ऐसी बड़ी ई कॉमर्स लाइक OLX, इस तरह की अगर आपको वेबसाइट बनानी तो फिर वो पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनल, क्योंकि और अगर पॉसिबल है भी तो उसमें इतना इतना टाइम लगता है ना, लाइक कि वो एक वेबसाइट बनाने, जहाँ पे आप इसको इस तरह से कंपेयर कर लें कि अगर एक चीज जिसको बनाने में रिएक्ट के ऊपर अगर 15 दिन लग रहे हैं ना, तो आप समझें कि अगर जावास्क्रिप्ट और प्योर उस टेक्नोलॉजी के साथ बनाएंगे ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ, तो तकरीबन आपको 1.5 महीना लग सकता है। ठीक है, तकरीबन समझ लें उसका डबल ट्रिपल टाइम लग सकता है जितना आपको रिएक्ट के ऊपर बनाना। तो ये चीज का होगा कि एक प्रोसेस की डेवलपमेंट को जो है ना एफिशिएंट कर दिया गया बिहाइंड द सीन। ये चीज याद रखनी है, कोई भी लाइब्रेरी यूज करें, कोई भी फ्रेमवर्क यूज करें, ये जो ब्राउजर है ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को समझता है। इसका क्या मतलब हुआ कि बिहाइंड द सीन आप कोई भी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी यूज कर लें, नेक्स्ट जेएस यूज कर लें, रिएक्ट यूज कर लें, व्यू यूज कर लें, एंगुलर यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें, बिहाइंड द सीन आपका जब ये ब्राउजर पर वेब पेज रेंडर होता है तो ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में होता है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाने के लिए इसको मैं जल्दी से इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर एक इंस्पेक्ट का भी एक ऑप्शन। सेकंड रुक जाए, एक सवाल आया है कि लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स आर सेम। नहीं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। जी सर, वो मैं करता हूँ क्योंकि मैं पहले हाँ, रिएक्ट को समझा लूँ, फिर मैं फ्रेमवर्क जाने से पहले मैं समझाऊंगा कि ठीक फ्रेमवर्क है। क्या होता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए, जो भी मैंने आपको एक बात कही है अपनी, ठीक है, उसको मैं ट्रू साबित करने के लिए या प्रूफ करने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप बिहाइंड द सीन देखें। अब ये जो अगर नेक्स्ट की वेबसाइट है तो ये प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे नहीं बनी होगी, ये यकीनन या तो नेक्स्ट के अपने फ्रेमवर्क पे बनी होंगी या कोई ना कोई फ्रेमवर्क उन्होंने लगाया होगा। बट अगर आप बिहाइंड द सीन देखें तो ये देखें, वही हमारे पास HTML का एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वही HTML से हमारी शुरू हो रहा है पेज। ठीक है, और वही HTML के टैग में नीचे जाके पेज जो है ओवर हो रहा है। ये देखें बीच में स्क्रिप्ट के टैग्स हैं, ये क्या है, ये बेसिक जो डॉम मैनिपुलेशन होती है या जावास्क्रिप्ट की एम्बेडिंग करते हैं वो इनके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये बिहाइंड द सीन ब्राउजर आपको इसी चीज को समझ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से हम आते हैं कि भाई रिएक्ट ने आगे क्या फर्क कर दिया, रिएक्ट ने क्या चेंजिंग कर दी। ठीक है, रिएक्ट ने आके ये चेंज की कि रिएक्ट ने अब डेवलपर को कहा कि भाई जो डॉम की जिम्मेदारी थी, ठीक है, यानी कि जो डॉम मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, कि हर एलिमेंट की अंदर इंटरेक्शन को पैदा करना और उनको प्रायोरिटाइज करना कि भाई कौन सा पहले जाके कौन सा, अगर दो बटन एक साथ क्लिक हो रहे हैं तो किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, किसको बाद में प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, या बहुत सारे और भी काम होते हैं जो डॉम के थ्रू हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको जो है ना मैनुपुलेट करने का सारा जो जिम्मेदारी है ना वो ले ली है रिएक्ट ने। रिएक्ट ने कहा है कि जितनी भी स्टेट मैनेजमेंट है, जितनी भी UI एलिमेंट की इंटरेक्शन होती है वो मैं खुद से मैनेज करूं, यानी कि डॉम खुद से मैनेज करूंगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब वो एक जो बड़ा हमारे एक बड़ी हमारा हेडेक था, ठीक है, वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब जिन लोगों ने तो डॉम के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, वो लोग तो जब रिएक्ट के ऊपर आएंगे और उसको सीखेंगे तो उनके लिए तो बहुत, मतलब उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। उनको कहे, वो समझेंगे शायद हम जो है ना एक जन्नत में आ गए। ठीक है, कि इतना आसान हो गया हमारे पास इस एनवायरनमेंट में काम करना। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए भी आसान ही, बट उनको वो शारून, अंदाजा नहीं होगा। शारून, जी सर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप उसको एड्रेस कर दें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको डॉम का पता है? व्हाट इज डॉम? बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग डॉम ना। यस सर। शहाबुद्दीन आपकी बात नहीं कर रहा है, एक्सप्लिसिटली मैं आपको माइनस करके पूछ रहा हूँ। कितने लोग हैं, मेजोरिटी कितनी है जिनको डॉम का पता है? सर नो के आंसर ज्यादा है। तो देखो नो नो शारून, नो, मेजोरिटी को ना डॉम का पता ही नहीं है बेचारों को। डोंट नो, नहीं तो पता। ये अगर हम इनको पहले डॉम बताएं ना, तो ये जो आप वोकेबलरी यूज कर रहे हो रिएक्ट की, जो वोकेबलरी यूज कर रहे हो नेक्स्ट जीएस की, वो इन लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें इनको डॉम बताने की जरूरत है कि व्हाट इज डॉम, व्हाई अच्छा वी आर ठीक है यूजिंग सर, इट। मैं ठीक जो है है, ना सर, एक्चुअली वो जो चीजें ना डॉम एंड वर्चुअल डॉम एंड रिकंसाइलेशन जो बेसिक सिंपल सारी। सिंपल, मेक इट सिंपल, लिसन, मेक इट सिंपल, वेरी सिंपल, जस्ट एक्सप्लेन डॉम, व्हाट इज डॉम, नथिंग एल्स। ठीक है। बेशक आप वेबसाइट्स के थ्रू समझाएं, बेशक आप किसी भी वेबसाइट का रेफरेंस लेके इनको बताएं, लेकिन ये पहले इनको फंडामेंटल्स इनकी मजबूत करें। अगर इनकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो गई, ये चीजें इनको बहुत क्विकली समझ में आएंगी। तो हमें फोकस फंडामेंटल्स पे करना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड।
ठीक है। अच्छा, बेसिक मैं आपको इन सिंपल टर्म समझाता चला जाऊं कि आप लोगों ने ये तो, अब मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों ने HTML और CSS का तो सभी को ही पता होगा, और सभी ने HTML और CSS के साथ जो है ना काम भी किया होगा चले, थोड़ा मैं बहुत। एक शारून, एक सेकंड और शाकिन, शारून सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ शारून, लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ इन स्टूडेंट से हमारे। क्या सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि व्हाट इज HTML, व्हाई वी आर यूजिंग इट, हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, ये HTML होती क्या है, ये सबको पता है, इससे अंडरस्टैंडिंग है, या ये भी नहीं पता? बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं, किसी की उसमें मत बताएं कि आपको शर्मिंदगी होगी। भाई जब इंसान पहली दफा पढ़ता है ना, तो कोई शर्म की बात नहीं है। ऑनेस्टली बताएंगे, HTML का पता है? पता है। जावास्क्रिप्ट का पता है सबको? जावास्क्रिप्ट क्या होती है ये पता है? कोई बताएगा मुझे जावास्क्रिप्ट का पता है क्या होता है? मिस फरियाल, आपने थोड़ा सा ये स्टैट्स जरा कैप्चर करनी है क्विकली, कि कितने लोग, क्या मेजोरिटी को पता है जावास्क्रिप्ट क्या होती है? सर ये यस के बहुत सारे आंसर्स आए, गुड, जावास्क्रिप्ट पे भी और गुड, वेरी एचटीएमएल गुड। पे भी। और मेरा मैं लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्या सबको CSS का पता है? CSS का पता है? व्हाट इज शायद कास्केडिंग स्टाइल शीट? ओए यस 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 क्विक रिप्लाईज फॉर सीएसएस, यस यस। तो इसका मतलब है कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई शारून हमारी, कि HTML का स्टूडेंट्स को पता है, जावास्क्रिप्ट का स्टूडेंट्स को पता है, और CSS का पता है, बट इनको डॉम का नहीं पता। ठीक है, तो बस हम डॉम से स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है। वेरी गुड, सही। अच्छा देखिए, अब ये अच्छी बात है कि आपको जावास्क्रिप्ट का और सॉरी HTML का और CSS का आपको पता है, और जावास्क्रिप्ट का भी पता है, ठीक है, अच्छी बात है। बट अब जो है ना, मुझे जल्दी से ये थोड़ा सा बता दें, ठीक है, कि जिन लोगों ने तो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ काम मिला के किया हुआ है, वो समझ लो उनको डॉम पता है। क्योंकि बगैर डॉम के कॉन्सेप्ट के आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ एक पेज में नहीं, ऑन द सेम पेज आप नहीं एम्बेड कर सकते। ठीक है, तो इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट कि जिस बंदे ने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को जो है ना एक ही पेज के अंदर एम्बेड किया हुआ है, ठीक है, काम किया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब डॉम उसको आती है। अगर नहीं आती, बट मैं फिर भी जो है इसको जो है ना अच्छे से समझाता हूँ कि बेसिक है क्या है, ये फिनोमिना क्या है। ठीक है, ये बेसिक मैकेनिज्म ये है कि आपने HTML और CSS के थ्रू समझ ने पेज बना दिया, HTML के थ्रू आपने एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ, ये साइड बार, ये फुटर, ये सारी चीजें आपने कर ली। ठीक है, उसके बाद CSS के थ्रू आपने इसमें स्टाइलिंग ऐड कर दी। ठीक है, बट अब जब इसमें आपने इंटरेक्शन पे ऐड करनी है, इंटरेक्टिविटी आपने इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है, लाइक इस पे आप क्लिक करें, इस पे आप जाएं, ठीक है, क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए और ये सारी फंक्शनैलिटी हो, ये आप किस तरह से करेंगे? तो इस चीज को ऐड करने के लिए आपको ये डॉम आनी चाहिए। ठीक है, अब ये डॉम क्या है भाई? डॉम की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, यानी कि बेसिकली डॉक्यूमेंट से मुराद है कि ये जो हमारा एक HTML का जो पेज होता है ना, ये देखें, ये थोड़ी सी यहाँ पर डायग्राम बनी है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, ये HTML का ये जो पेज होता है ना हमारे पास, ये होता है बेसिकली रूट एलिमेंट। ठीक है, ये देखें डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, बेसिक ये जो HTML का पेज होता है ना, इसको डॉक्यूमेंट ही कहते हैं, यही डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा ये डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, या इसको कहते हैं नोड होता है, ठीक है, पहला वो होता है HTML। ठीक है, अब इसके अंदर जो फर्दर आगे नोड होते हैं, उसके बाद आता है हेड का टैग, और हेड के टैग के फिर अंदर आगे फर्दर क्या आता है? बॉडी का टैग। ठीक है, मतलब कि हेड का टैग आता है, हेड के टैग के बाद आता है बॉडी का टैग। सही है, अब जो हेड का टैग होता है ना, हेड के टैग में फर्दर होता है टाइटल। ठीक है, और फिर टाइटल के अंदर उसका आगे टेक्स्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड HTML के ही टैग के अंदर जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट होता है, जिसको नोड कह सकते हैं, वो क्या होता है? हमारे पास बॉडी। सही है, फिर बॉडी के अंदर फर्दर हम अपना जो है ना सारा काम करो, तो मैं जल्दी से आपको क्विकली जो है ना ये भी करके दिखा देता हूँ, ताकि जो है ना ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड अच्छा हो जाए। शारून, अगर अगर हम इनको एक छोटा सा, छोटी सी चीज, अगर इनको एक छोट सही है, देखें देखें, जब जैसे ही पेज आपका, जब आप किसी भी वेबसाइट को लोड करते हैं या एक्सेस करते हैं, तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सबसे पहले जैसे ही वेबसाइट आपके ब्राउजर में लोड होती है, आपको नजर आना शुरू होती है, तो मेमोरी में कंप्यूटर की, आपके आपके सिस्टम की मेमोरी में, आपके PC में आप एक्सेस करते हैं, अपने मोबाइल में एक्सेस करते हैं, अपने टैबलेट पे एक्सेस करते हैं, अपने लैपटॉप में एक्सेस करते हैं, जब किसी भी वेबसाइट को, तो आपके PC की मेमोरी में, आपके लैपटॉप की मेमोरी में, आपके मोबाइल की मेमोरी में एक ट्री बनता है, एक ट्री बनता है, जिसको कि डॉम कहा जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
वो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, वो उस वेबसाइट का एक हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी मेमोरी में बन जाता है। आपकी मेमोरी में बन जाता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आपकी मेमोरी में बन जाता है और स्टोर हुआ हुआ होता है। ठीक है, इसको इस तरह समझिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने एक लफ्ज कहा है कि जब आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, अपने टैबलेट से, तो जैसे ही वो वेबसाइट का पेज आपके पास विजिबल होता है ऐसे, तो समझ लें इसके बिहाइंड, इसके पीछे क्या हो रहा है। एक आपकी रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, जो कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल्ड रैम है उसके अंदर एक इस तरह का ट्री बन जाता है। ये जो ट्री डॉम का आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके उस पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो आपने इस वक्त एक्सेस करके देख रहे हैं अपने पास ब्राउजर में। ये स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस ट्री के अंदर मैप हो रहे होंगे। चाहे ये HTML की हेडिंग ऊपर नैप बार बनी हुई है, ये मैप हो रही होगी। चाहे ये लेफ्ट साइड की लेफ्ट पेन बनी हुई है, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ये मैप हो रहे होंगे। ये जितने भी आपको इसके ऊपर एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं HTML के, चाहे वो मेन्यूज हो, बटन्स हो, ये सब के सब इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर, इस ट्री के अंदर कहीं ना कहीं पे रेफर हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं पे मैप हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये कब बनता है, डॉम कब बनता है? अब आपने इस तरह याद रखना है भाई, डॉम कब बनेगा? जैसे ही मैं किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करूंगा, मेरे ब्राउजर में जैसी वेबसाइट आएगी, लोड होगी, मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी, तो फौरन ही मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि इस वेबसाइट के पीछे बैकएंड पे, बिहाइंड द सीन, आपकी रैम के अंदर क्या बन गया? डॉम बन गया है। डॉम क्या है? आपकी साइट का एक ट्री स्ट्रक्चर है। इसको इस तरह समझ लें। ये समझ आया? सबको क्लियर हुआ या अभी भी कुछ समझने की जरूरत है? ये अच्छा ऐसे ही सर। है कि जैसे ये ऐसे ही है जैसे कि इंसान की फैमिली आती है ना इस दुनिया में, जैसे जैसे उसकी फैमिली आती जाती है, उसका फैमिली ट्री बनना शुरू हो जाता है। ये फैमिली ट्री है। सबसे ऊपर आपके जो होंगे वो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उसके नीचे फिर आपके पेरेंट्स होंगे, उसके नीचे फिर आप लोग होंगे, उसके नीचे फिर आपके बच्चे होंगे, उसके नीचे फिर उनके बच्चे होंगे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स आते जाते हैं इस दुनिया के अंदर, वो ट्री के अंदर मैप होते जाते हैं। तो सिमिलरली वेबसाइट जब आपकी पास, आपके पीसी में आ जाती है, लोड हो जाती है, अपीयर हो जाती है, तो उसका इस तरह से एक ट्री बन जाता है जिसको कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है, और वो आपकी मेमोरी में बना हुआ होता है। ठीक है, यानी इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इस ट्री के थ्रू आप इस पेज के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं दोबारा। ये सारा गेम किसका होता है कि आप इस ट्री के अंदर उस रेफरेंस एलिमेंट को रेफर करते हैं और उससे उस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? डॉम। ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी पक्की हो जानी चाहिए हर HTML के पीछे। अब आपसे मैं जब भी पूछूं ना, आपने फौरन बताना है सर। हर HTML के पीछे एक डॉम होता है। HTML की बुनियाद एक डॉम के ऊपर खड़ी हुई होती है। डॉम क्या है? उस पूरी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर होता है जो मेमोरी में बना होता है। जैसे बिल्डिंग की बुनियादें होती है ना, फाउंडेशन, जब कोई भी मकान बनाते हैं तो पहले उसकी फाउंडेशन खड़ी करते हैं जिसको पेलिंथ कहा जाता है। तो ये पेलिंथ है इसकी, इसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है साइट का। ठीक है, सही है शारून, समझ आया है अभी? जी सर। तो देखें बेसिकली डॉम में सिर्फ ये चीज नहीं होती, मतलब डॉम को कैसे मैनिपुलेट करना है वो भी, तो अगर आप लोग, अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है, और आप जो है ना करना चाह रहे हैं उसको और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आप जाएं, इंटरनेट पर जाएं। अगर आप इस वेबसाइट पे भी आएंगे तो देखें बहुत अच्छे से मेथड्स, डॉक्यूमेंट, एलिमेंट, सारी चीजें डिफाइन है। आप यहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह से आप डॉम को मैनिपुलेट करके और अपने एक सिंपल HTML CSS के पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं। क्योंकि मैं दोबारा से रिपीट बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक जो सिंपल स्टैटिक पेज है HTML CSS का, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करना है, तो फिर आपको डॉम का कॉन्सेप्ट, डॉम को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि डॉम नहीं होती, जैसे सर ने बताया डॉम होती है, यानी कि HTML CSS का जो पेज होता है वो भी एक डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जब आप जो है ना ऑब्जेक्ट मॉडल्स को जो है ना मैनिपुलेट करते हैं ना, उसके अंदर एम्बेड करते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज बन जाती है, उसको कहते हैं फिर हम डॉम को मैनिपुलेट, यानी कि डॉम को कंट्रोल करना। ठीक है।
तो सर मैं फिर आगे पढ़ूं? जी जी, आगे बढ़े शारून, बढ़े आगे बढ़े। ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ये किस तरह से जो है ना, ये बेसिक इस चीज को जो मैनुपुलेट करना था, इसको जो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी ना, अब वो ले ली रिएक्ट ने। ठीक है। अब वो रिएक्ट ने कहा कि भाई ये जो काम है ना, ये मैं करूंगा। ठीक है, ये आप मेरे पे छोड़ दो, आप जो है ना अपना जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ना, पेज को क्रिएशन का, वो सारा आप करो। ठीक है। और फिर ये करने के साथ साथ, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या चीज समझाई, मैं उसी चीज को रिलेट करूंगा कि क्या चीज समझाई। कि जब हम डॉम पे काम करें तो हमें क्या होता है कि एच टी एम एल सी एस एस तो हम कर लेते हैं आपस में, मतलब एच टी एम एल सी एस एस एक ही फाइल में लिखी जा सकती है। ठीक है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, उसके लिए या तो हमें अलग फाइल बनानी पड़ती है, या फिर हमें स्क्रिप्ट का टैग होता है। ठीक है, जिस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो है ना हम अपने फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम। बट हम अगर ऐसा कहें कि जहां जिस लाइन पर हमने एच टी एम एल सी एस को लिखा है, उसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को भी लिख दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता इन ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट। ठीक है। लेकिन जब आप रिएक्ट में काम करेंगे तो रिएक्ट हमें एक कॉन्सेप्ट देता है जिसको हम कहते हैं JSX। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बेसिक है। ठीक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक के ऊपर जा रहा हूँ कि रिएक्ट रिएक्ट क्यों रिएक्ट को काम करें, क्या जरूरत क्या रिएक्ट पे काम करने की। तो ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज JSX? JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, JSX अलाउ अस टू राइट HTML इन रिएक्ट। ठीक है, JSX मेक्स इट इजियर टू राइट एंड ऐड HTML इन रिएक्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि JSX स्टैंड करता है जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, यानी कि मैं आपको इन सिंपल टर्म, बिल्कुल आसान टर्म में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही फाइल के अंदर, एक ही कोड बेस के अंदर, हम जो है अपनी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि जब पहले अगर आप काम करें तो उसके अंदर ये चीज नहीं थी। ठीक है, अगर जब आप पहले ट्रेडिशनल वेबसाइट में काम करें तो उसके अंदर ये वाला मैकेनिज्म जो था ना, वो हमारे पास नहीं था। ठीक है, अब ये कैसे लिख सकते हैं वो जब हम टेक्निकल पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको भी समझाऊंगा आगे जाके रोड में भी, बट मैं थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में आपको डिफाइन करूँ ताकि रिएक्ट की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाए। ठीक है, कि क्यों भाई रिएक्ट ही क्यों यूज करनी है। ठीक है, तो रिएक्ट की इंपॉर्टेंस समझ, तो बेसिकली रिएक्ट ने एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत आसान कर दिया डेवलपमेंट को। कि डॉम को जब उसने कहा कि मैं कंट्रोल करूंगा, तो उसने हमें एक नया सिंटेक्स दे दिया जिसको हम कहते हैं JSX। ठीक है, JSX की फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, यानी कि अब हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अभी हमें ना कोई स्क्रिप्ट का टैग लगाने की जरूरत है, ना कोई अलग से जावास्क्रिप्ट बनाने की जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने की जरूरत है। और हम इजीली तीनों काम, तीनों चीजें एक ही फंक्शन में, एक ही पेज के अंदर, एक ही फाइल में रहते हुए हम अपना काम कर सकते हैं। अब यहां तक समझाएं कि अगर किसी को डॉम नहीं समझ आई, शारून, किसी को। जी सर। मुझे एक चीज समझ नहीं आई। मैं स्टूडेंट्स की बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। मैंने सबसे पहले ये समझा कि व्हाट इज डॉम, ठीक है, यस सर। अंडरस्टैंड। मैंने ये चीज समझ ली कि भाई डॉम क्या होता है। अब क्या मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले सकता हूं जिसमें मैं ये कोट करके दिखा दूं इनको कि देखो ये डॉम एक मेमोरी में बना हुआ है। अब मैं उसके एक एलिमेंट को मैनिपुलेट कर रहा हूं। मैं ओके मैनिपुलेट कर सर, रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूं एक डिव लेता हूं और उसको एक आईडी देता हूं। मैं करता हूँ। उसके बाद हाँ, एक डिव लेता हूं, आईडी लेता हूं और उसमें एक H1 का टैग लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि उस डिव के अंदर मैं H1 की हेडिंग को चेंज करके देखता हूं, जो टेक्स्ट मैंने लिखा है उसको चेंज करके इनको दिखा देता हूं कि भाई देखो ये डॉम की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं डॉम को मैनिपुलेट कर रहा हूं। जी जी वो जो ट्री मेमोरी में बना हुआ है उसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं। जी। उसके बाद फिर मैं आऊंगा JSX पे कि भाई ठीक है, डॉम ने तो दिया मुझे ये कि डॉम से भी मैनिपुलेशन हो सकती है, बट JSX क्या ऑफर कर रहा है मुझे। ठीक है, तो ये अगर मैं इस सीक्वेंस से चलूं तो मेरा ख्याल है कि हमने जो एक तमहीद, एक फाउंडेशन अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स की, कि उनको हमने HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड उसके बाद डॉम पे लेकर आए। तो अब यहां से उनको पहले डॉम की एक जरा सा एक उनको झलक दिखा देंगे क्या कर रहा है, डॉम की ब्यूटी क्या है। ओके सर, ओके, एक सेकंड में आप। थैंक यू शारून, थैंक यू। जी जी सर। अच्छा, मैं जल्दी से, अभी हम जो चीज करेंगे ना, सर ने कई एलिमेंट को चेंज करना, तो हम ये वाली फंक्शनैलिटी बनाएंगे कि भाई अगर ये कलर जो है ना रेड है ना, ठीक है, तो नीचे हम एक अपना बटन डिजाइन करेंगे और हम कहेंगे कि बटन के थ्रू जो है ना वो कलर बदल जाए। जैसे ही बटन पे क्लिक करूं और वो कलर बदल जाए। और अभी हम किसी रिएक्ट में काम नहीं करें, किसी कुछ में नहीं काम करें, सिंपल HTML की फाइल है और इसके अंदर मैंने ये इनलाइन CSS दे दी है। ठीक है, क्योंकि हमने कोई बड़ा कोई काम तो करना नहीं कि जिसके लिए मैं अलग थोड़ा से सा कोड। शारून स्क्रीन को जूम कर लेंगे, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जूम कर लें सर
थोड़ा सा स्क्रीन को, और थोड़ा सा, बस बस, थैंक यू थैंक यू। सर इतना, इतने में आ रहा है सही नजर? हाँ आ रहा है, इसमें स्टूडेंट से पूछ लें। मैडम जरा आप क्विकली जी पूछ सकती हैं स्टूडेंट से। जी जी क्लियर है। ठीक ठीक है। है, बेस्ट अगर ठीक है। नहीं भी क्लियर तो मैं कर सकता हूँ, और फिर वो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं शारून, ठीक है, क्लियर है, इट्स क्लियर। ठीक है। तो अच्छा देखिए, मैंने सिंपल H1 की ये बना ली, ठीक है। अब मैंने स्टाइल डॉट CSS इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे कोई बड़ा कोई काम तो करना नहीं है, सिंपल वो करना, तो मैंने इनलाइन स्टाइल दे दिया, ठीक है। ये यकीनन आप फेमिलियर होंगे सिंटेक्स से, ठीक है। अच्छा, अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ बटन इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे बनाता हूँ बटन, सही है। और इस पे मैं लिखता हूँ चेंज कलर, ठीक है। ये एक बटन मेरा क्या करेगा, चेंज कलर करेगा। थोड़ी सी CSS मैं इसको भी दे देता हूँ, इसको मैं ऊपर से मार्जिन टॉप दे देता हूँ ताकि उसके जो है ना थोड़ा सा अ, अलग हो जाए, ठीक है। और पैडिंग भी प्रोवाइड कर देता हूँ जल्दी से, 10 पिक्सल, ठीक है। और बस बहुत है मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं जल्दी से जो है ना अपने पेज को जो है ना लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ताकि ये देखें, ये मेरे पास आ गया, H1 आ गया, और ये इसके नीचे बटन आ गया। अब फंक्शनैलिटी क्या करनी है, फंक्शनैलिटी ये करनी है कि हमने जब इस बटन पर चेंज कलर पे क्लिक करें तो ये जो कलर है ना H1 का, ये चेंज हो जाए, ठीक है। अब ये काम करने के लिए आपको पता है कि जैसे हमने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो कलरिंग होती है, सारी चीजें ये तो हम HTML से कर लेते हैं, लेकिन कभी भी बटन पर क्लिक करने की कोई फंक्शनैलिटी को इंटरेक्शन पैदा करनी है तो उसके लिए हमें डॉम को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ इतना सा काम करने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मे भी शायद वो अभी इतना ना लगे। अच्छा सर, मुझे ये अच्छा, बताएं कि मैं इसको यहाँ पर इसको पता है क्या, इसको एक और वर्ड यूज किया जाता है, इसको कहते हैं डायनेमिक HTML। जी ठीक जी है, बिल्कुल, तो डायनामिक डॉम की मैनिपुलेशन ये जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी करेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, डायनेमिक HTML। डायनामिक HTML। अच्छा सर, ये चीज मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर एक डेडिकेटेड जावास्क्रिप्ट यस, की फाइल बनाऊं या यहीं पर स्क्रिप्ट का टैग लगा के उसमें कर दूं फंक्शन ऐड? एक स्क्रिप्ट का टैग बनाएं शारून, यहीं पर ही एक बना दूंगा। स्क्रिप्ट का टैग बनाएं और उसके, हाँ हाँ, डायनेमिक बनाएं। ठीक है। तो अच्छा देखें, मैं बेसिक हम लोग यहाँ पर जो है ना डॉम मैनिपुलेशन को सीखेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको तरीकेकार बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कितना मुश्किल था डॉम के साथ काम कर। तो इसलिए मैं जल्दी से डॉम का जो है ना कोड लिखता हूँ, ठीक है। और फिर जो है ना आपको वो चीज करके दिखा देता हूँ, सही है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ना हमने जल्दी से अपने पास H1 एलिमेंट को जो है ना सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, HTML का जो ये एलिमेंट है ना, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे इसको जो है ना एक इस तरह से जो है बना देता हूँ, सेकंड H1, ठीक है। एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया मैंने H1 को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि भाई जब भी इस बटन पर क्लिक हो ना, तो इसकी स्टाइल, बेसिकली हमने इसको नहीं सिलेक्ट करना, सॉरी, हमने जो है ना बटन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सही है, बटन को सिलेक्ट करना है और बटन के ऊपर मैं ऐड कर दूंगा एक इवेंट लिसनर, ठीक है। अब इवेंट लिसनर क्या है, ये सारे मतलब समझ लें एक डॉम की चीज होती है। अभी के लिए सिंपल समझ लें कि इवेंट लिसनर का मतलब होता है कि जब भी कोई बटन पर या कोई ऐसी इंटरेक्टिव चीज पर क्लिक होगा तो ये उस चीज को जो है ना लिसन करेगा और उसके बेस पर जो है ना फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा फर्दर, ठीक है। तो ये देखें, अब जल्दी से जो है ना, अब मैंने क्या किया कि बटन पर जैसे होगा ना इवेंट लिसनर जैसे होगा, अब इवेंट लिसनर में मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इवेंट लिसनर परफॉर्म कौन सा होने जा रहा है। तो एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक सेकंड, क्लिक, क्योंकि अभी हमने क्लिक का इवेंट लिसनर परफॉर्म कर, तो मैं जस्ट क्लिक लिखूंगा, ठीक है। और अब जो है जल्दी से मैं अपना जो है ना मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, H1 का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस H1 के एलिमेंट को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, सेकंड, कॉन्स्ट H1 डॉक्यूमेंट डॉट क्यूई सिलेक्टर एंड H1। और अब जो है ना मैं क्या करूँगा, H1 डॉट स्टाइल और इक्वल्स टू कौन सा कलर, एक सेकेंड, डॉट कलर और इक्वल्स टू येलो करके देखते हैं, लेट्स ट्राई। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इसमें येलो का वाई कैपिटल वगैरह मुझे करना पड़ेंगे, इसी तरह से होगा, चेक कर लेते हैं। ये देखें, हो गया, हो गया।
ये देखिए जैसे अब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए जैसे अब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें येलो हो जाएगा। जी सर। सर यासिर। सर यासिर, एक मिनट सर सर। यासिर को अनम्यूट करें, वो बाय मिस्टेक म्यूट हो अच्छा, गए। ओके, एक मिनट सर करिए। सर यासिर को अनम्यूट करें मैम। कर दिया शान। जी जी। सर यासिर। सर शायद नेट इशू हो, मैंने तो रिक्वेस्ट भेज दी सर को। ये भी शायद नेट इशू तो। हाँ। अच्छा सर अभी आप लोग बताएं कि अच्छा, आप। नहीं नहीं, ठीक है शारून, हो गया अनम्यूट। अब देखें, ये चीज है जो हम बताना चाह रहे थे कि अभी शारून ने जो आपके सामने डिस्प्ले किया, तो उसने कैसे इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। और शारून ने खुद तो जाके उसका रेड कलर से येलो नहीं किया, ना रेड कलर से उसने ब्लू किया। इसने कैसे चेंज किया शारून ने ये सब कुछ? ये इसने डॉम के उस ट्री को, उस एलिमेंट को एक्सेस किया जो H1 का था, वाया डॉम किया है। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ये जो पूरा सिंटेक्स लिखा हुआ है, ये है वो डॉम का रेफरेंस जिसके थ्रू ये वहां तक पहुंचा, उस एलिमेंट तक। जावास्क्रिप्ट में उसने लिखा ही है, ठीक है। तो इस एलिमेंट को, H1 को उसने कैसे सिलेक्ट किया, या बटन को उसने कैसे एक्सेस किया? वाया डॉम स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये वो डॉम की स्टेटमेंट से। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स पूरे बने होंगे, H1 और बटन और ये जो सारे बने होंगे, ये कहां बने होंगे? ये मेमोरी में बने हुए होंगे, ठीक है। ये मेमोरी में बने होंगे, और इसने इन स्टेटमेंट्स के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और फिर इवेंट लिस्टनर लगा के इन स्टेटमेंट्स के थ्रू उसने क्या किया? डायनेमिकली कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। हालांकि अगर आप सोर्स कोड को देखें तो सोर्स कोड में कहीं नहीं लिखा हुआ H1 का कलर जो है वो येलो है। सोर्स कोड में यही लिखा हुआ है कि H1 का कलर रेड है। बट जब वो डायनेमिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू, बटन के थ्रू, इवेंट क्लिक करके रन टाइम पर उसने क्या किया? H1 को एक्सेस किया, और एक्सेस करके उसके कलर को चेंज कर दिया। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डॉम मैनिपुलेशन। इसको डॉम मैनिपुलेशन कहा जाता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मैनिपुलेशन कहा जाता है। इस वक्त जो शारून ने एग्जांपल दी है, वो उसने डॉम को मैनिपुलेट करके आपको दिखाया है, ठीक है। इसका अब फायदा मैं। ये होता है कि आप रन टाइम पर अपने जो वेब पेज है उसके ऊपर जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक अब है मैं शारून, जल्दी। थैंक यू। जी सर अब मैं जल्दी से जो है ना, मैं यही चीज को थोड़ा सा ना, ताकि ये सब रिलेट कर पाए, इसलिए मैं जल्दी से JSX के थ्रू भी ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको वेरी भी गुड, समझ। वेरी गुड। क्योंकि अब एक चीज शुरू की है तो इसको मैं जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, यही और सीक्वेंस ये रखें। समझ JSX एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है आपका, आप ये नहीं समझेंगे शायद ये चीजें सारी नॉन टेक्निकल हो रही, अब ये टेक्निकल पार्ट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया। JSX एक बहुत अगर आपको JSX नहीं समझ आएगा, आप रिएक्ट में काम नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट में काम नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्ट और नेक्स्ट के अंदर सिंटेक्स ही JSX का यूज होता है। JSX या TSX का, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपना जो है ना प्रोजेक्ट। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट का प्रोजेक्ट यहाँ बनाऊं या रिएक्ट का बनाऊं? नहीं, आप बना सकते हैं, आप नेक्स्ट का भी बना सकते हैं, आप एक ही नेक्स्ट का बना लें। चले, मैं नेक्स्ट का यहाँ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वैसे मैंने फोल्डर का नाम रिएक्ट बेसिक रख लिया, बट चलें, वो। रिएक्ट रिएक्ट कर लें, रिएक्ट का बना लें, कोई ऐसी बात नहीं नहीं। वो सर एक्चुअली ना बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि नेक्स्ट की हमें इंस्टॉलेशन नहीं समझ आ रही, ठीक है, किस तरह से चलें, होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट का तो बनाए, फिर नेक्स्ट का बनाए, फिर इसलिए तो मैं नेक्स्ट समझाने का की जरूरत है प्रोजेक्ट हमें। बनाता हूँ। हाँ, जी नेक्स्ट सर का मैं बनाए, नेक्स्ट का सही है, बनाता हूँ, सही है, सही है, वो भी ठीक मैं है, ठीक समझा दूंगा और ये भी काम हो है। जाएगा, ठीक है, ग्रेट, क्योंकि देखें ग्रेट, रिएक्ट और ग्रेट। नेक्स्ट जो है दोनों एक ही सिंटेक्स को यूज करते हैं, विच इज JSX, ठीक है। JSX या TSX, JSX का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट एंड XML और HTML भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से TSX का क्या मतलब है? टाइप स्क्रिप्ट एंड XML और HTML, ठीक है। तो बेसिक मैंने अपने फोल्डर का नाम तो रिएक्ट बेसिक रख लिया, बट अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको नेक्स्ट का ही प्रोजेक्ट क्रिएट करके दूंगा, ठीक है। तो अ, मैं मुझे कमांड लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस कमांड का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा देखिए सिंपल है, रिएक्ट और नेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट है ना, ऑलमोस्ट 90% सिमिलर कमांड होती है, सिर्फ जो फर्क होता है ना, अगर आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो इस नेक्स्ट की जगह आपने रिएक्ट लिख देना है,
ठीक है। और अगर नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट लिख देना है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, अब ये कमांड का क्या मतलब है कि ये कमांड का करिए npx हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कमांड है, ये क्या करेगी कि ये हमारे पास ये जो नेक्स्ट का पैकेज है ना, ये जो नेक्स्ट की कमांड है इसको रन करेगी। और एट द रेट लेटेस्ट का क्या मतलब है कि जो भी अभी राइट नाउ लेटेस्ट वर्जन है नेक्स्ट का, ठीक है, नेक्स्ट जेएस का लेटेस्ट जो भी वर्जन है उसको जो है ना इंस्टॉल कर दो। और इसके आगे आगे मैं एक और चीज करूंगा, डॉट लगाऊंगा। अब ये डॉट का क्या मतलब है? डॉट का बेसिक मतलब ये है कि राइट नाउ जिस फोल्डर में हम लोग हैं, रिएक्ट बेसिक जिस फोल्डर में, इसी के अंदर जो है ना आपने प्रोजेक्ट बनाना है। अगर मैं डॉट नहीं लगाऊंगा तो ये नेक्स्ट है ना वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इस रिएक्ट बेसिक के प्रोजेक्ट में एक और फोल्डर क्रिएट कर देगा माय ऐप के नाम से, और उसके अंदर फिर सारी फाइल्स बना देगा नेक्स्ट के, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो करंट मेरी डायरेक्टरी है, ये जो करंट रिएक्ट बेसिक की डायरेक्टरी, इसी के अंदर मेरा जो है ना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा। डॉट का मतलब है करंट। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो अभी आप देखिएगा सिंपल यहाँ पर होगा। अच्छा देखें, कुछ स्टूडेंट्स का जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ क्या, बट मैं उससे पहले एक चीज बताता चाहूँ। कुछ स्टूडेंट का मसला आ रहा है अभी। रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले एक स्टूडेंट थी, तो वो भी जेआईसी की स्टूडेंट थी और वो हमारी ही प्लेलिस्ट को गो थ्रू करी है। तो उनका एक एरर आया हुआ था, ठीक है, जो कि बेसिकली नोड का एरर था, ठीक है, जो कि बिहाइंड द सीन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसका और नोड का एरर था, ठीक है। और वो जो एरर था ना वो नेक्स्ट का एरर नहीं था, ठीक है, और वो सॉल्व नहीं कर पाई, और वो सॉल्व होना भी नहीं था, इसलिए क्योंकि वो एरर ही वर्जन का एरर था, ठीक है, नोड के वर्जन का एरर। तो अगर किसी का वो वाला एरर आ रहा है, ठीक है, और वो एरर का क्या होता है, एरर होता है वो इस तरह से कि लाइक उसमें लिखा होगा कि फेल्ड लोडिंग SWC कंपाइलर और Win32 IE32, इस टाइप का अगर एरर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो नेक्स्ट का एरर नहीं है, वो आपके नोड के वर्जन के अंदर मसला है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो बेसिक आपकी नेक्स्ट की जो ऐप होती है ना उसको, वो तब तक नहीं रन होती, तब तक नहीं रन होगी जब तक उसमें नोड जेएस नहीं होगा प्रॉपर, ठीक है। अब ये नोड जेएस क्या होता है, ये अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस है ना उसके अंदर हम समझेंगे, ठीक है। बल्कि सर यासिर, आपने एक वीडियो बनाई थी मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में कि नोड और ये सारे, तो वो देखें, हम शेयर कर देंगे। मैं वो शेयर कर देंगे। इनको क्विकली बस ये बता दें कि नोड का मतलब है जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट। बिल्कुल, अगर आप जावास्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल के अंदर नोड को रख लेंगे तो आपका मोबाइल भी जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नोड को ऐसा कर लें, अपने फ्रिज में रख लें जाकर, तो आपके फ्रिज से भी जो है ना ये जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप नोड के इन्वायरमेंट को, नोड डॉट जेएस को अगर आप अपने स्मार्ट टीवी के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके स्मार्ट टीवी के अंदर भी जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप नोड डॉट जेएस को अपने एसी की चिप के अंदर, ये जो होते हैं ना स्मार्ट एसी होते हैं, उनकी चिप के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका एसी भी जावास्क्रिप्ट का जो है ना वो कोड को रन करना शुरू हो जाएगा। तो इससे पता ये चला, और इवन इवन ये कि अगर आप नोड डॉट जेएस को अपने ब्रेन के अंदर भी इंस्टॉल कर लेंगे, या ब्रेन में आपकी चिप लगा देना बायो चिप, और उसके अंदर नोड जेएस में रन टाइम उसके अंदर इंस्टॉल कर दूं, तो वो भी क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज समझ आ गई कि भाई नोड डॉट जेएस होता क्या है। नोड डॉट जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है। सही है, इतना समझ लें बस। पहले क्या था ठीक है। कि पहले पहले वेब ब्राउजर्स के अंदर खाली ये कैपेबिलिटी होती थी कि वो नोड डॉट जे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते थे, खाली वेब ब्राउजर। इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स या इंडिपेंडेंट अप्लायंसेस या इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट जो है ना वो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। तो फिर जब नोड डॉट जेएस बना तो उसने इस कमी को पूरा किया, ठीक है। तो अब आप इंडिपेंडेंटली अगर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप वहां पे बोलें सर मेरे को नोड डॉट जेएस दे दें, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। ये जी है। ठीक। ठीक है सर। और इसकी बहुत बड़ी इंप्लीमेंटेशन आईओटी के अंदर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर है। जो स्मॉल डिवाइसेज हैं स्मार्ट सिटीज बनी अब इसके ऊपर रहे हैं। इवन वहां तक चिप्स के अंदर तक जो है ना नोड डॉट जेएस का एनवायरनमेंट इंस्टॉल हुआ होता है, और वहां पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के आप चिप्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हर स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं नोड डॉट जेएस इंस्टॉल करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू। चलें जी, आगे चलें। जी ठीक है। तो बेसिक अगर आपका उस तरह का कोई एरर आए जो कि आप npm रन डेव करने पे आ रहा हो, तो बेसिक वो नोड का सर्वर रन होता है, और अगर नोड ही नहीं सही से इंस्टॉल होगा तो सर्वर उसका कैसे रन होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो शारून, मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट होगी शारून आपसे, ये कि अगर आप ये जो हमारा एक ड्राइंग का हम एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम इस तरह की लेयर्स बना के दिखाते हैं, अगर आप ये लेयर्स दिखा देंगे इन बच्चों को ना तो ये फौरन से समझ में आ जाएगी इनको कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले आपको नोड, हाँ इसको पहले, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ
अच्छा सर, मैं वैसे ये कह रहा था कि नेक्स्ट का भी जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो करवा लें एक दफा, फिर नोड को भी करवा दें, क्योंकि बेसिक वो सर नेक्स्ट। एक तीन तीन लेयर बना के उसके बाद नेक्स्ट जेएस चला दीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा, आपने तो ये कमांड ही चलानी है ना, सिर्फ एक तीन लेयर बना दें यहाँ पे, सबसे नीचे लेयर बनाइएगा नोड डॉट जेएस की। अच्छा, ऊपर 3 लेयर बनाओ HTML CSS सबसे जावास्क्रिप्ट। नीचे लेयर बनाए शारून, सबसे, हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं समझा नहीं 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 बेटा, आपकी बात। सबसे नीचे से बॉटम से स्टार्ट करो, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करो। मैं यहाँ ये से कह रहा हूँ कि बॉटम से आप एक बॉक्स बनाओ बड़ा, बड़ा सा उसके बॉक्स अंदर बनाओ। आप तीन लेयर्स बनाओ, तीन छोटे छोटे बॉक्सेस बनाओ, एक बड़ा बॉक्स बनाओ उसके अंदर, हाँ बड़ा बॉक्स बनाओ। बहुत है इतना। सही है। नहीं, ये ठीक है। बहुत ही बड़ा, ये बहुत बड़ा बना दिया, मैं पीसी वाली बात कर रहा था, ये एक सर्वर का कॉन्सेप्ट आ जाए। अच्छा, ये चीज। थोड़ा सा इसको छोटा करो, हाँ इसकी विड्थ को कम करो, विड्थ को हाँ थोड़ा सा और नीचे लाओ, उसको बॉटम पे थोड़ा सा इसकी हाइट को बढ़ाओ, हाइट को बढ़ाओ, नीचे लाओ बॉटम पे, एक हाइट सेकंड। को बढ़ाओ। जी सर, जी सर। सही है। अब सबसे नीचे लेयर आप बनाएं, एक एक और डब्बा बनाएं, एक इसी इसी बड़े डब्बे के अंदर सबसे बॉटम पे जो डब्बा बनाएंगे वो बनाएंगे ओएस का। ये। जी जी, इसके अंदर लिख दें ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको आप विंडोज भी कह सकते हैं, लिनक्स भी कह सकते हैं, स्लैश स्लैश करके डाल दें बच्चों को समझाने के लिए। ओएस के बाद स्लैश का स्लैश लिखिएगा, हाँ स्लैश विंडोज स्लैश लिनक्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है। फिर उसके बाद एक और डब्बा बनाएं, इसके ऊपर बनाएं, ऑन टॉप ऑफ ओएस आप क्या इंस्टॉल करते हैं, नोड डॉट जेएस का एनवायरमेंट इंस्टॉल करते हैं, करें लिखें। यहां पर आप इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहले नोड डॉट जेएस। ऑन टॉप ऑफ दैट क्या होता है आपके पास, लिखिए इसके ऊपर, जावा स्क्रिप्ट रन होता है, जावा स्क्रिप्ट रन करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बनाइएगा नेक्स्ट जीएस, या इसको साइड में रखें, इसको थोड़ा सा छोटा करें, साइड पे करें, इसी को जावा स्क्रिप्ट को थोड़ा सा छोटा करें, जी जी सर, एक इसकी विड्थ को कम करें, जावा स्क्रिप्ट के डब्बे की विड्थ को कम करें, और दो छोटे डब्बे और बना दें, दो छोटे डब्बे और बना दें, एक का नाम रख दें नेक्स्ट जेएस और एक का नाम रख दें रिएक्ट जेएस। अच्छा सर, ये पहले रिएक्ट आएगा फिर नेक्स्ट आएगा। चलें लिख दें, ऐसे लिख दें, ये भी सही है, एक ही बात है। फिर इसके साथ ही एक और डब्बा इसके ऊपर इसको मैं आपस में लिंक करवा देता हूँ इस तरह से। करा दें, करा दें, या रिएक्ट जेएस के ऊपर बना दें नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस के ऊपर बना दें नेक्स्ट जेएस, कोई बात नहीं, ठीक ये एक ही चीज है, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि आपके पास स्ट्रक्चर है क्या, ये जो आप कमांडे चला रहे हैं ना पीछे, ये जो npx और ये सब क्या हो रहा है पीछे, ये समझ आनी चाहिए। ये समझ ये आनी चाहिए कि जनाब हमारे पास नोड डॉट जीएस पहले इंस्टॉल हुआ हुआ है, पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है विंडोज का, जिसपे हम सारे हैं ना, हमारे पीसी में है, हमारे लैपटॉप में है, हमारे हर जगह पर है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके ऊपर हमने नोड डॉट जीएस का रन टाइम एनवायरमेंट इंस्टॉल किया। उसके ऊपर नोड डॉट जीएस क्या कर रहा है, वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट जावास्क्रिप्ट को भी एग्जीक्यूट कर सकता है, और मैं रिएक्ट जीएस को भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं, और रिएक्ट डॉट जीएस के ऊपर मैंने क्या बनाया, नेक्स्ट डॉट जीएस। ठीक है, तो ये हायरार्की है, इस पूरे फुल स्टैक डेवलपमेंट की ये पूरी एक हायरार्की है, इसको समझना जरूरी है कि हर चीज खड़ी हुई किसके ऊपर है, नोड डॉट जेएस के ऊपर। अगर मैं इसमें से नीचे से नोड डॉट जेएस निकाल दूं, ये सारी चीजें धड़ाम से नीचे आ जाएंगी, कुछ भी चीज नहीं चलेगी। तो नोड डॉट जेएस आपका रूट है, इस तरह समझें। ठीक है, वो तो इंस्टॉल लाजमी होना ही होना है, तभी ये चीजें चलेंगी, वरना चलेंगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी चीजें बनी है, जावास्क्रिप्ट बना है, रिएक्ट जेएस बना है, नेक्स्ट जेएस बना है, वो नोड डॉट जेएस के ऊपर बना है सब। ठीक है, तो शारून अब आप इनको जो भी आप कमांड चला रहे थे एनपीएक्स की, अब वो चला के दिखाइए, और उसके बाद इनको बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। जी सर। चलाएं। अच्छा एक्सक्यूज मी मैम, ये एनोटेशन हो रही है, ये जरा देखिएगा। जी काइंडली इसको भैया, ना करें। हाँ। प्लीज ये ना करें जो भी कर रहे हैं। एक सेकंड, वो मैंने। अच्छा, ठीक है। तो अब देखें कि ये आपको समझ आ गई कि भाई नोड भी क्या है, ये भी बहुत आपको डिटेल में समझ आ गई। ठीक है, और उसके बाद जो है अब देखें, सबसे पहले जब आप नेक्स्ट का प्रोजेक्ट कराते हैं आपके पास वो पूछता है वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, आप क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के लोग हैं, हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट ली, तो हम कहेंगे यस। ठीक है, इस पे मैं यस करता हूँ। ठीक है, यस कर दिया। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं वुड यू लाइक टू इंस्टॉल यूएस ईएस लिंट। ठीक है, अब ये ईएस लिंट क्या होता है, बेसिकली ईएस लिंट इन शॉर्ट मैं बताता चला जाऊं। वैसे
जो हमारी वो है ना यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल जीरो से लेकर और अभी तक भी जितने भी सेशन हुए हैं सारे इसी तरह से डीप डाइव डेप्थ में जाकर, और इवन क्वेश्चन आंसर्स के साथ वहां पर मौजूद है। ठीक है। तो आज तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं ताकि आप लोग थोड़े से ना सिंक हो जाए इन चीजों के साथ। ठीक है। फिर आपने जो नेक्स्ट क्लास में करना है ना, वो आपने ये करना है कि आप लोगों ने, बेशक आप डेली बेसिस पे देखें, अब वो जितने भी वहां पर सेशन है मैं थोड़ा सा वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग उससे फेमिलियर हो जाएं। ठीक है। क्योंकि देखें बेसिकली अब एक चीज होती है ना कि जो ऑलरेडी एक पाइपलाइन में चल रही होती है, ठीक है, तो हम भी चाहेंगे आप उसी को जो है ना वॉच आउट करें ताकि आपको जो है ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ रिएक्ट जेएस। अच्छा, ये रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस जो है ना, यहाँ पर रिएक्ट का थोड़ा सा बेसिक है, और फिर जो है ना आगे जाके जो है ना नेक्स्ट जेएस को सारा करवा दिया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए जो है मैं पहले ये चाहूंगा कि आप लोग जो है ना जल्दी से रिएक्ट का मैं आपको बता देता हूँ आपने कहाँ से करनी है रिएक्ट। ठीक है, एक सेकंड मुझे आप दें। प्लेलिस्ट तो आ गई है बट वो उसमें टूट टूट के आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जल्दी से आप टेकवर्स पे इस तरह से जाना है आपने। देखें प्लेलिस्ट में आप आएंगे, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी बनाई मिलेंगी। अच्छा, ये देखें रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस लिखा हुआ है, इस पे आपने आना है। ठीक है। इस पे आप जैसे ही आएंगे, ठीक है, तो एक सेकंड। अच्छा, जैसे आप आएंगे तो ये देखें सबसे पहला क्या है कि भाई इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट जेएस। ठीक है। फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर राउटिंग क्या होता है, फिर ये सारे अभी तक तकरीबन 12 वीडियोस हुई। तो जिन लोगों के अभी मैसेज आ रहे हैं कि डेली आप करें नेक्स्ट जेएस की क्लासेस, तो ये बिल्कुल सारे सेशन आपके पास मौजूद हैं, आप डेली देख लें। आप एक हफ्ते के अंदर इसको खत्म कर दें, आप 2 दिनों में खत्म कर दें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, कि आप जिस तरह से भी इसको नेक्स्ट को देख के और यहाँ से करना है, यहाँ पे सारे डीप टाइप दिए हैं इसमें। मैं और सर यासिर जो है इसके अंदर लीड कर रहे हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ से देखा, अगर कोई नहीं समझ आ रहा तो हमारा टेकवर्स पे नेक्स्ट का ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। मैंने दोनों शेयर्स लिंक कर दिए, यूट्यूब बिल्कुल चैनल के भी और व्हाट्सएप के भी। बिल्कुल। वेरी और गुड। अगर ना भी जी, और अगर ना भी तो हमारे नाम से ही है यूट्यूब चैनल, टेकवर्स 51 के नाम से ही यूट्यूब चैनल, आप जाएं आपको चैनल मिले और वहां पे आप प्ले लिस्ट में चले जाएं डायरेक्ट। ठीक है। तो मैं जल्दी शारून ये भी बोल दें कि कोई आप जब वीडियोस देख रहे हैं तो कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते कीजिए। हैं, पूछ हाँ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं और हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर। ठीक बिल्कुल है। सर। ठीक है। सही है शारून। अब आप बस इनको ये फ्लो बताएं कि यस करना है पहले पे। अब ये ऑप्शन जरा नोट कर लीजिएगा, पहले ऑप्शन पे यस करना है टाइप स्क्रिप्ट, फिर ठीक ईएस है। लिंट पे यस करना है, उसके बाद सही है, ये हो गया ESLint। ठीक है। उसके बाद टेलमेंट सीएसएस क्या है भाई? टेलमेंट सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें सीएसएस को जो है ना आसान तरीके से लिखने का जो है ना एक अपॉर्चुनिटी देता है। अब ये जो है ना आपको खुद से थोड़ी सी चीजों को देखना होगा कि टेलमेंट सीएसएस क्या है, तो आप सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस पे भी यस करना है हमने। अब ये SRC की डायरेक्टरी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए हम करेंगे इस पे यस। ठीक है। जब वो यहाँ पर फाइल का एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर SRC की डायरेक्टरी पे अगर हम नो करते तो फिर क्या होता है, और यस किया तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यस कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक ये चीज पूछ रहा है ऐप राउटर। अब ये ऐप राउटर क्या होता है? ऐप राउटर भी क्योंकि अलग एक कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट जेएस के अंदर, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इसलिए अभी मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा। आप जो मैंने आपको रेकमेंड किया ना प्लेलिस्ट, आप उसको देखेंगे तो आपको जरूर समझ अच्छा। आएगी। और जी। इसमें भी यस आपने प्रेस करना है, यस और प्रेस करना है, ठीक है। इसमें भी यस ही करना है। ठीक है। हाँ, और ये नोट अच्छा करते जाइएगा। जी, और एक चीज और मैं आपको बताना चल रहा हूँ कि नेक्स्ट है ना बाय डिफॉल्ट सेटिंग लगाई हुई है कि उन्होंने ना जो जो यस होगा ना वो यस पे किया हुआ है, जो नो करना है वो नो पे किया हुआ है। ठीक है। ये बंदे के अपने पे डिपेंड करता है कि अगर कोई वो बहुत कोई दूसरा काम करना चाह रहा है तो वो जो है ना खुद से, जैसे अभी उन्होंने बाय डिफॉल्ट कहा है कि भाई इंपोर्ट एलियस जो है ना आप नो पे करो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नो ही किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट उन्होंने कहा हुआ है। अगर मुझे यस करना है तो फिर मैं यहाँ पे मूव करूंगा, बट मुझे तो नो ही करना है। ठीक है। तो आप नो पे रहने दें। ठीक है। अच्छा, जल्दी से देखें, जैसे ही मैंने उन सारी जो इंस्ट्रक्शन उसने मेरे से मांगी, मैंने उसको फुलफिल कर दिया और मेरा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बन चुका है। बस ये कुछ और डिपेंडेंसीज वगैरह हो रही है, नोड मॉड्यूल्स हो रहे हैं, वो जैसे अभी हो जाएंगे तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल का फोल्डर फोल्डर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब देखें कि हमारे पास ये जो है ना नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है। ये आई डोंट नो कि इंटरनेट इशू की वजह से शायद अभी हो, नोड मॉड्यूल थोड़ा टाइम लेते हैं। तो नेक्स्ट का प्रोजेक्ट देखे बन चुका है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सर क्वेश्चन आंसरिंग भी कर दिए, काफी सारी जी जी चीजें समझाई हैं। जी तो जी जी अगर जी। अभी तक अभी नहीं समझ आया तो आप बताएं, हाँ, लास्ट में अगर आपसे रोड मैप भी शेयर करूंगा। अगर अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज पूछिए। जब आप पूछेंगे ना क्वेश्चन तो इससे हम लोगों को ये फीडबैक मिल जाता है कि हाँ जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है।
तो उस हाँ हिसाब से फिर हम अपने पेस को जो है ना स्पीड अप करते हैं और स्लो डाउन करते हैं। सर क्वेश्चन है कि सर TSX के बारे में बताएं और ऊपर टीएसएक्स जो है भाईजान कुछ नहीं है, जैसे जेएसएक्स होती है या जेएस होती है, इसी तरह नेक्स्ट जेएस में या इसमें इसकी एक्सटेंशन को आप टीएसएक्स भी लिख सकते हैं। टीएसएक्स का मतलब ये है कि टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखना है अपने अंदर, जस्ट एक फाइल का एक्सटेंशन है। टीएसएक्स स्टैंड फॉर टाइप स्क्रिप्ट कोड। आप इसकी जगह पे जेएसएक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है, रिकमेंडेशन ये होती है कि आप टाइप स्क्रिप्ट को यूज कीजिए, क्योंकि वो टाइप सेफ जावा स्क्रिप्ट है, उसके अंदर टाइप सेफ्टी के फीचर्स को दिया गया है जो कि जावा स्क्रिप्ट में नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको जल्दी से अ, टीएसएक्स समझा एक और देता हूँ आपके। सवाल आया है। देखिए जी कि जी। न्यू फोल्डर बनाएंगे तो उस टाइम भी या सब इंस्टॉलेशन करनी होगी क्या? नहीं, आपने सबसे पहले तो जिस तरह अभी शारून ने ये बताया है, सबसे पहले आप ये कमांड एग्जीक्यूट करके पूरी इंस्टॉलेशन करेंगे नेक्स्ट जीएस के प्रोजेक्ट की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक प्रोजेक्ट के लिए एक नोड जेएस या सॉरी एक नेक्स्ट जेएस की आप इंस्टॉलेशन करें। इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है नेक्स्ट जेएस का, तो एक नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए एक नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन होगी। अगर आप एक और हम्म प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए तो उसका डिफरेंट अलग नेक्स्ट जेएस फोल्डर की बनाए। इंस्टॉलेशन करें। फिर आप तीसरा भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए फिर नई नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन करें। सर तो एक और जितनी सवाल दफा है आप, हाँ जी हाँ जी। कि नेक्स्ट पढ़ने से पहले रिएक्ट JS पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल। जी बिल्कुल। आना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा होगा इससे, बहुत बहुत जरूरी फायदा है। होगा। मैं आप लोगों के साथ वो जो है ना रोड मैप शेयर करूंगा थोड़ा सा, बस ये आप इसको चीज को देखें, फिर मैं वो भी रोड मैप शेयर करता हूँ जल्दी से। मैं आपको टीएसएक्स और जेएसएक्स का कॉन्सेप्ट समझा लूँ। अच्छा अभी के लिए इन शॉर्ट, जेएसएक्स एंड टीएसएक्स इज सेम, बस फर्क ये है कि अगर आप डॉट टीएसएक्स के एक्सटेंशन के साथ फाइल को क्रिएट करेंगे तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और टाइपस्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। बट अगर आप डॉट जेएसएक्स के साथ उसको क्रिएट करेंगे तो उसमें फिर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सिर्फ ये फर्क है, बाकी इन डेप्थ पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया है कि वो प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको हर चीज समझ आ जाएगी। अच्छा अब मैं जल्दी से जो है ना बाय डिफॉल्ट ये जो नेक्स्ट जेएस का मेरे पास ऐप मुझे बना बनाया मिल गया है ना, इसको मैं जो है ना आपको रन करके दिखाता हूँ कि नेक्स्ट जेएस के अच्छा ऐप को एक सेकंड शारून, आपने क्लियर ही कर दिया, चलें खैर है कोई बात नहीं। मैं कह रहा था इनको ये दिखा देते कि ये देखें नेक्स्ट जीएस बिल्ड हो गया और ये आउटपुट आएगी। अच्छा ठीक चलें है, खैर कोई मसला मैं नहीं। करके दिखा रहा हूँ ना वो, कि अब देखें नेक्स्ट जेएस का हमारे पास ऐप हो गया हाँ इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब जो है मैं जल्दी से जो है ना npm रन डेव करके जो है ना इस नेक्स्ट जेएस के ऐप को चलाऊंगा बेसिकली, ठीक है। एंटर करूंगा, नोड का सर्वर रन हो जाएगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक हमें यूआरएल प्रोवाइड होगा लोकल होस्ट पे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और ये देखें मैं यहाँ पर नेविगेट कर जाऊंगा इस एप्लीकेशन को, मेरे पास ये जल्दी से ओपन हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेट की इशू की वजह से। सर एक और सवाल आया है आयशा का कि सर रिएक्ट पहले पढ़ना बेहतर है तो क्या यहाँ रिएक्ट नेक्स्ट दोनों सिखाएंगे? बिल्कुल, रिएक्ट को पहले पढ़ना बेहतर है। अगर आप रिएक्ट पहले पढ़ लेंगे तो आपको नेक्स्ट जेएस को समझने में आसानी होगी। लेकिन आ, ये इट डिपेंड्स कि आपका टाइप स्क्रिप्ट कितना स्ट्रांग है। अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट स्ट्रांग किया हुआ, टाइप स्क्रिप्ट अच्छा है ना आपका, आपने किया है ना सही तरीके से समझा है ना टाइप स्क्रिप्ट को, अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट को समझ लिया है तो नेक्स्ट जेएस को भी हम उस तरह से करा सकते हैं कि उसमें आपको ये फील नहीं होगा कि ये आपको रिएक्ट पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ लेंगे रिएक्ट को तो नेक्स्ट जेएस को समझना और आसान हो जाएगा। लेकिन हम आपको समझाएंगे इस तरीके से कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप रिएक्ट जेएस पढ़ें या ना पढ़ें, नेक्स्ट जेएस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा रिएक्ट जेएस के अंदर भी कुछ मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिसकी मैं जो है ना प्रॉपर वो बना के कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको रिएक्ट में पढ़ने, क्योंकि रिएक्ट के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें रिएक्ट की लेकिन अपनी। शारून शारून मेरा मेरा मशवरा ये होगा कि आप नेक्स्ट जेएस ही ऐसा पढ़ाओगे इनको रिएक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल, सवाल, वो भी बिल्कुल आपकी हाँ बात ठीक है, क्योंकि हाँ, देखिए रिएक्ट क्योंकि के अंदर हम इनसे वो लेयर ही हाइड कर देते हैं ना कि नेक्स्ट जेएस कोई रिएक्ट जेएस कोई चीज है। हम तो इनको डायरेक्ट नेक्स्ट जेएस से ऐसा कराएं हाँ आप कि बिल्कुल इनको, कर सकते हैं, बिल्कुल आप बस, कर सकते हैं। हाँ उसमें ये है कि देखें जो नेक्स्ट के अभी मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा ना, हुक एंड ये सारी चीजें तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। बट मैंने जो आपको प्लेलिस्ट रेकमेंड की है, आप
काइंडली उस प्लेलिस्ट को वॉच करें। फिर जो आपको नहीं समझ आए तो फिर आप पूछें, उसमें समझ लें एक तरह से आपको रिएक्ट और नेक्स्ट दोनों करवाया गया, यानी कि नेक्स्ट में ही आपके रिएक्ट के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया। ठीक है। अच्छा, तो अब जो है हमारे पास सर्वर जो है रन हो चुका है। ठीक है। अच्छा देखें, जब सर्वर रन होता है ना तो बाय डिफॉल्ट जो है ना नेक्स्ट ने ना एक ना अपना पेज जो है ना डिजाइन करके दिया हुआ है। ठीक है। तो हमने क्या करना, अब जाहिर सी बात हमें तो अपना पेज क्रिएट करना है ना। हम ये सिर्फ एक तरह समझ लो उन्होंने बॉयलर प्लेट दिया हुआ है। ठीक है, बॉयलर प्लेट। ठीक है। तो इस शारून शारून एक सेकंड, शारून एक सेकंड, सिर्फ पहले इनको ये दिखाइए कि जब सर्वर रन होता है, डेवलपमेंट सर्वर, तो क्या आउटपुट आती है, जरा ये दिखाएं। देखिए इस तरह की आपके पास आउटपुट आएगी, स्टार्टिंग और रेडी और कंपाइलिंग और इस तरीके से आएगी, और ये सर्वर रन हो गया और आगे आपको यूआरएल आ रहा होगा http localhost:3000। ये किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि कोई भी http वेबसाइट जिसको एक्सेस करना होता है तो पहले क्या करते हैं, http://hostname: port। ठीक है, ये देते हैं। ये इसका मतलब है कि आपका डेवलपमेंट सर्वर रन हो गया। अब आप क्या करेंगे, ब्राउजर में आएंगे। चलें शारून, अब आप आएंगे ब्राउजर में। जी सर। तो जैसे आपका सर्वर रन होता है, आप वही जो यूआरएल मिलता है उसी यूआरएल के थ्रू ब्राउजर पे नेविगेट करते हैं। ठीक है। और आपको एक बॉयलर प्लेट पेज मिल जाता है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये वाला वो मेरे पास पेज बना है। अब जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को कि इतनी सारी फाइल्स हैं, आपको यहाँ पर ये भी नहीं समझ आ रही होगी कि मुझे जब काम स्टार्ट करना है तो किस जगह से किस फोल्डर से जाके काम स्टार्ट करें। तो मैं आपको बताता हूँ वो भी थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो जो प्लेलिस्ट है आपने उसको लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, ये समझ लें नेसेसरी है। ठीक है। तो मैं जल्दी से ये सारा जितना भी कोड इन्होंने लिखा हुआ है ना, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है। और यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एक और भी बहुत जो है ना मेन एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जो कि मैं आपको चाहूंगा कि लाजमी बताया जाए। ठीक है। बट मैं उससे अच्छा पहले शारून, आपको। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है तमाम स्टूडेंट से, एक छोटा सा सवाल है। अभी यहीं पे रखिएगा, यहाँ पर जहां तक आप आए यहीं तक रखिएगा। मुझे ये सारे स्टूडेंट्स बताएं, क्या आप लोग टाइप स्क्रिप्ट में ये फंक्शन इस तरह से पढ़ के आए हैं ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कि नहीं आए, ये बताएं। मेरा तमाम स्टूडेंट से सवाल है, क्या उनको ये फंक्शन की डेफिनेशन जो लिखी हुई, जो शाहरुख ने, जो शारून दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या ये उनको ये समझ आ रही है, ये क्या है? सर जवाब यस में आ रहे हैं। यस यस, वेरी गुड, रिएक्ट में क्या है, वेरी यस गुड। यस इसका मतलब यस। ये है कि आपको ये पता है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का क्या मतलब क्या होता है, मतलब? आपको ये पता है कि ये फंक्शन है, और ये सारी चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इंपोर्ट अगर मैं करता हूं तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन या कोई भी मॉड्यूल वहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी ऐसे फंक्शन को जो कि एक्सपोर्टेड है, जो कि एक्सपोर्टेड डिफॉल्ट है। ठीक है जी शारून। तो अब जो है बेसिक जो है ना, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आप भी ये चीज को देख के थोड़ा परेशान होते होंगे यार, जब भी हम पेज बनाते हैं वो तो हेलो शारून। जी सर। हेलो। जी जी। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है शारून आपकी? सर जी सर। आपको शायद शारून की आवाज नहीं आ रही है। आप सबको क्लियर है? मुझे तो क्लियर है शारून, बिल्कुल आवाज आपकी। जी। यस, बाकी सबको भी क्लियर है। ठीक है मेरे ठीक ख्याल है। से सर का इंटरनेट। जी। तो आप अच्छा, कंटिन्यू करें। आप लोग भी थोड़े से जो है ना वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार वैसे जब हम HTML में पेज बनाते हैं तो वो तो हम HTML से स्टार्ट करते हैं, फिर जो भी फर्दर हमें CSS लगानी है, जावास्क्रिप्ट लगानी है, जो भी करना हम वैसे करते हैं। बट यहाँ पर तो ये कुछ सीन ही और चल रहा है कि ये फंक्शन है और फंक्शन के अंदर अभी आप देखिएगा हम क्या करेंगे। ठीक है। और ये फंक्शन भी एक टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने TSX की फाइल बनाई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टाइप स्क्रिप्ट एंड HTML। ठीक है। अगर JSX होता तो उसका क्या मतलब होता जावा स्क्रिप्ट एंड HTML। ठीक है। तो ये हो क्या रहा है भाई, ये चल क्या रहा है? ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं पहले आपको JSX का कॉन्सेप्ट समझा दूं तो फिर मैं जो है ना इस पे आता हूँ। ठीक है। अब आप शारून, देखिएगा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले इनको आप ये एक एक प्रोग्राम रन करके दिखा दें, इसमें चाहे हेलो वर्ल्ड करके दिखा दें, और उसके बाद फिर इनको फौरन JSX और TSX पे ले आइएगा। फिर बता दीजिएगा कि हाँ ये JSX होता क्या है। अब देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है। मैंने क्या किया, मेरा एक जावा स्क्रिप्ट का या कह लें टाइप स्क्रिप्ट का एक जो फंक्शन था उसके अंदर मैंने रिटर्न कर दिया क्या, HTML का एलिमेंट जिसका क्या नाम है हेलो वर्ल्ड। अब मैं जल्दी से अगर यहाँ पर जाऊं तो ये देखिएगा, जैसे मैं इसको लोड करता हूँ अपने पेज को तो मेरे पास ये आ चुका है हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये देखें मेरे पास वो जो पहले नेक्स्ट जेएस का सारा कोड था ना वो मैंने क्योंकि इस फाइल में से रिमूव कर दिया, और अब सिंपल एक स्टेटमेंट आ गई हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो मैं आपसे बात कह रहा था ना कि भाई जावा स्क्रिप्ट को जो, अब मैं वही चीज आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, जो बटन का कलर चेंज वाली चीज थी ना, मैं आपको वही चीज करके दिखाता हूँ। और अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये JSX का एक कॉन्सेप्ट है
जो कि फिर से मैं कह रहा हूँ कि जेएसएस को आपने वहां से भी पढ़ना है। ये अभी हम लोग आपको सुपरफिशियल तौर पर समझा रहे हैं, डिफरेंस समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी से जो है ना ये चीजें कर रहा हूँ, बट आपने एक दफा इसको डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज जेएसएक्स, ठीक है। शारून, शारून एक रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि आज हम अपने आप को सिर्फ जीएसएक्स को समझाने तक रखें, बस अच्छा। यहां तक समझा दें कि जीएसएक्स क्या होता है, इसके थ्रू आउटपुट को कैसे सेंड किया जाता है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। हम अपनी यहीं तक रखें और पेज डॉट टीएसएक्स का बता दें कि पेज डॉट टीएसएक्स क्या होती है, ताकि इन बच्चों को ये समझ आ जाए कि यार ये फंक्शन टाइप स्क्रिप्ट के ही फंक्शन है। इनको ऐसे समझें सर कि ये टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन पढ़ के आए हैं, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं, अभी इनको आगे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हमने इसी तरह से लेके चलना है। हमने टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन बना दिया, उसके अंदर हमने एचटीएमएल लिखी है। अब ये एचटीएमएल क्यों लिखी है, ये जेएसएक्स की वजह से। सर का मेरे ख्याल से इंटरनेट चला गया। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, मैंने जो पहले बात की कि एक जो मेन जरूरी कॉन्सेप्ट है ना, उसको जो है ना हम इसमें समझते हैं, ठीक है। कि बेसिक ये फंक्शन क्यों बन रहा है, ठीक है। अगर फिर इसी तरह से करना तो मैं फिर इस तरह से इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो रिएक्ट है, ठीक है, अब ये चीज नेक्स्ट की नहीं है। ये जो फीचर आ रहा है ये रिएक्ट से आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट समझते हैं ना, कि एक जो चीज विरासत में है, ठीक है, एक जो चीज ऑलरेडी है उसको नेक्स्ट ने भी जो है ना ले लिया रिएक्ट से, ठीक है। एक तरह से आप यूं समझ लें। तो बेसिकली रिएक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम एक पेज को डिजाइन करते हैं, ठीक है, अब मैं लेट सपोज जाता हूँ यहाँ पर अपने इस पेज के ऊपर। तो रिएक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप, अगर आप यहाँ पर देखें, ये क्या बने हुए हैं, डब्बे बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है। रिएक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप एक पेज को डिजाइन करेंगे ना, तो आप ऐसे नहीं डिजाइन करेंगे कि एक HTML की फाइल बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर पूरा HTML का कोड लिखेंगे, और उसके अंदर आपका नैव बार भी होगा उसी फाइल के अंदर, उसी फाइल के अंदर मतलब आप नैव बार का भी सारा कोड कर रहे होंगे, उसी फाइल के अंदर आप साइड बार का भी कोड कर रहे होंगे, उसी फाइल के अंदर आप जो ये आपका हीरो सेक्शन होता है, या इसको कहने के जो आपका मिड का जो सारा सेक्शन होता है, कंटेंट सेक्शन, इसके अंदर जो कोड हो रहा है, वो भी सारा आप एक ही फाइल के अंदर कर रहे हैं। और जो आपका ये लोगो है इसका भी कोड नहीं। रिएक्ट कहता है कि एक अगर ये पेज है ना, तो इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दो, इसको चंक्स में डिवाइड कर दो, इसको पीसेस में डिवाइड कर दो, ठीक है। कि यानी अगर ये अब देखें, इस पेज को देखें, ये एक पेज बना हुआ है मेरे पास। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें मेरे पास ये एक पेज बना हुआ है। अब इसके अंदर ये जो नैव बार है, ये एक अलग कंपोनेंट है, अलग टुकड़ा है इस पेज का एक अलग चंक है, ठीक है। अब ये जो लोगो है ये एक अलग चंक है, अलग टुकड़ा है, ठीक है। साइड बार एक अलग चंक है, अलग पीस है, अलग टुकड़ा है इस पेज का, ठीक है। ये एक अलग है, लेकिन ये सब एट दी एंड कहां पर आके एम्बेड होंगे, किसके अंदर आकर इंपोर्ट होंगे, बेसिकली वो सब आपके इंपोर्ट होंगे जिस पेज के लिए आपने उसको डिजाइन किया। अब ये जो नैव बार है ना, ठीक है, अब इनका फायदा क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे काइंडली कमेंट में बस इतना बता दें, आपको ये चीज समझ आई, चंक्स की समझ आई। ये जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली इसको कहा जाता है कंपोनेंट, ठीक है। मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो इन फंक्शंस को कहा जाता है कंपोनेंट, यानी कि एक पेज है उसके डिफरेंट कंपोनेंट डिजाइन कर देने। यानी कि ये नैव बार अलग कंपोनेंट, लोगो अलग कंपोनेंट, साइड बार अलग कंपोनेंट, पोस्ट अलग कंपोनेंट, और एट द एंड ये कहां पर आके मैच, कहां पर आके मर्ज हो रहे हैं, कहां पर आके रेंडर हो रहे हैं, एक ही पेज के अंदर आके जो है ना रेंडर हो रहे हैं, या कह सकते हैं इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ इनका फायदा क्या होता है। ये जो रिएक्ट जो ये कह रहा है कि भाई आप फंक्शन के अंदर अपने पेज को डिवाइड कर लो, कंपोनेंट्स के अंदर पेज को डिवाइड कर लो, टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर लो, चंक्स के अंदर डिवाइड कर लो। मैं सारी चीजें एक ही चीज को समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। चंक्स, पीसेस, टुकड़े और ये पेजेस, ये सब चीज मैं एक ही चीज को जितना ग्राउंड लेवल पे आके समझा सकूं, मैं वो चीज अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो है हमने नैव बार एक अलग बना लिया, ये अलग बना लिया, ये अलग बना लिया, ये अलग बना लिया। अब इसका फायदा क्या? फायदा इसका ये है कि अब आपको पता है कि नॉर्मली जब हम अपनी एप्लीकेशंस बोलते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज मैं जल्दी से जाता हूँ अपनी W3 स्कूल के ऊपर, ठीक है, जल्दी से जाता हूँ मैं W3 स्कूल के ऊपर, ठीक है, और ये एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। अब आपको पता है एक चीज का, कि ये एक यकीनन अलग पेज होगा, ये एक अलग पेज होगा, ये एक अलग पेज होगा, ये एक अलग पेज होगा। ये ऑल दीज ऑल आर डिफरेंट पेजेस। ये जितने भी सारे पेजेस है ना, HTML, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, ये सारे
डिफरेंट पेजेस है, बट अगर आप एक चीज की कंसिस्टेंसी देखेंगे, वो कंसिस्टेंसी ये है कि ये जो आपने एक नैव बार बनाया हुआ है ना, ये जो एक नैव बार है, ये सभी पेजेस पर अप्लाई हो रखा है। मैं सीएसएस वाले पेज पे जाऊं, जैसे देखिएगा अभी मैं जैसे सीएसएस वाले पेज पे जाऊं, जावास्क्रिप्ट वाले पेज पे जाऊं, एसक्यूएल, एक ये नैव बार, एक ये साइड बार, और ये जो सिर्फ बीच का कंटेंट है सिर्फ ये बदल रहा है, बाकी ये वाला चीज और ये वाला जो नैव बार है ये सेम है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, थ्रू आउट ऑल पेजेस। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास रिएक्ट ने दिया, और यही हमारे पास बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गई। वो पावर इस तरह से बन गई कि भाई हम जब एक कंपोनेंट को बना लेंगे, एक इस पीस को, एक इस फंक्शन को बना लेंगे, जैसे जब आपने टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन सीखे होंगे तो वहां पर आपको क्या फंक्शन की डेफिनेशन बताई गई होगी कि हम एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस फंक्शन के तो हम मल्टीपल टाइम्स कॉल करके उससे एक ही काम जो है ना करवा सकते हैं। यानी कि अगर अब हमें ये जो नैव बार है हमें अपने इस जावास्क्रिप्ट के पेज में भी चाहिए, एचटीएमएल के पेज में भी चाहिए, पाइथन के पेज में भी चाहिए, जावा के पेज में भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक हमने नैव बार अपने पास बना के रख लिया, अब हम उसको हर जगह जो है ना इंपोर्ट करवा करवा के, यानी कि उस कंपोनेंट को कॉल करवा करवा के जो है ना हम यूज कर रहे होंगे। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमारे पास एक तो कंसिस्टेंसी आ गई, दूसरा टाइम बच गया कि अभी हमें अगर एक जगह एक बार ही हमने नैव बार को बनाना है और फिर बार बार उसी चीज को हमने इंपोर्ट करते रहना है, उसी चीज को हमने कॉल, उसी फंक्शन को हमने, उसी कंपोनेंट को हमने कॉल करते रहना है। ठीक है, तो इससे क्या हमारे पास आ गई, इससे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई का कॉन्सेप्ट, यानी कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो वो वाली चीज आ गई कि अब हमें बार बार अपना टाइम खर्च करके नैव बार को जो है ना डिजाइन करने की जरूरत नहीं, बस एक दफा नैव बार बनाए और पूरी एप्लीकेशन के अंदर उसको कॉल करवाते जाए उस फंक्शन को, या उसको कह सकते हैं बेसिकली रेक्ट की जुबान में हम उसको कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो रेक्ट की जुबान में आज से हम फंक्शन को क्या कहेंगे, कंपोनेंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये जो हम मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, ये जो हम अब ये बनाया हुआ फंक्शन, इसको रेक्ट की जुबान में क्या कहेंगे, कंपोनेंट, एक टुकड़ा, एक पीस किसका, पेज का। ठीक है, तो बेसिकली इसको कहेंगे कंपोनेंट। तो यानी कि हमने एक कंपोनेंट बना के रख लिया और उसको अब हम मल्टीपल पेजेस के अंदर कॉल करके, या उसको कहते हैं रेंडर करके यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट करके उसको रेंडर करवा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आएगी किस तरह से ये जो है ना हमारे पास फायदा। इसी तरह से अगर आप साइड बार को भी देखें तो वो भी यहीं पर यही हो रहा है कि एक साइड बार बना हुआ है। ठीक है, और वही थ्रू आउट दी पूरी एप्लीकेशन जो है ना यूज हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला सेक्शन में, बट इसके अंदर कंटेंट जो है ना डायनामिक आ रहा है, चेंज हो के आ रहा है। ठीक है, तो बेसिक मेन जो फंडामेंटल है रिएक्ट का, वो तीन तीन चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज ये कि भाई डॉम की मैनिपुलेशन रिएक्ट ने कहा कि मैं खुद कर लूंगा, एक बहुत बड़ा जो डेवलपर के लिए सरदर्द थी, हेडेक थी, खत्म हो गई। दूसरी चीज क्या कि जावा रिएक्ट ने कहा कि भाई आपको जो है ना, अब जैसे यहाँ पर हमने इस अपने यहाँ पर अगर आप देखें आके, तो इस फाइल के अंदर हमने क्या किया था, एचटीएमएल का ये अलग कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर सीएसएस तो चले हमने लिख ली, लेकिन अगर हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है ना तो हम इस लाइन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख सकते थे, हमें अलग से एक टैग लगाना पड़ा जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, और उसके अंदर फिर हमें एक्सप्लिसिटली अलग से जावास्क्रिप्ट को लिखना पड़ा, और ये तो सिर्फ अभी एक बटन के लिए मैंने किया है। ये देखिए आप, एक बटन पे सिर्फ क्लिक करने के लिए 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा जब हम उसको मैनुअली डॉम को जो है ना मैनुपुलेट कर रहे थे। ठीक है, और अगर मुझे एक पूरा पेज डिजाइन करना होता तो मुझे यहाँ पर एक अलग से डेडिकेटेड जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ती और उसके अंदर ये सारा काम करना पड़ता। तो आप समझ रहे हैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो सकती थी। ठीक है, बट जब रिएक्ट के अंदर आए तो रिएक्ट ने जो हमारे पास जेएसएस का कॉन्सेप्ट है जिसको अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो उसने बहुत चीजों को आसान कर दिया। और अगर अभी भी आप देखें तो ये देखें, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या लिखी हुई है, एचटीएमएल। तो ये किसने पॉसिबल किया, ये रिएक्ट ने हमें पॉसिबल किया। अगर मैं यहीं पर आऊं और इस जगह पर आऊं, और जैसे मेरे पास ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और अगर इसके अंदर मैं अपना कोशिश करूं कि H1 का टैग करवाऊं इम्प्लीमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर तो एरर नहीं देगा, बट ऑन रन टाइम जो है वो एरर प्रोवाइड कर सकता है, और इवन के यहाँ पर भी वो एरर दे रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर देखें एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, यानी कि बेसिकली ये जो है ये हमें अलाउ एक तरह से नहीं कर रहा है। ये देखें एरर मेरे पास आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज हम यहाँ पर नहीं कर सकते थे डॉम के अंदर। हम जावा शारून, शारून आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आप हैं हमारे साथ, सर यासिर? सर मैंने आपको अनम्यूट किया है।
हेलो सर, यासिर एंड शारून आप लोग हैं? सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, शारून को हेलो, भी कर अस्सलाम दिया। वालेकुम। अच्छा, असल में शारून कहाँ गया? नेटवर्क कनेक्शन का बहुत बड़ा इशू है आज, बहुत स्लो चल रहा है नेटवर्क ना। अब आप लोगों को सबको पता है कि कनेक्टिविटी का इशू है हर जगह पर ना। सर मेरे अच्छा। ख्याल से शारून नहीं हाँ हाँ, उठाया। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये देखें कि आज हम अपने आप को यहीं तक रखते हैं। हमने तीन चार चीज़ें पढ़ ली इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया HTML से। आप लोगों ने कहा आपको HTML पता है, ठीक है। फिर आपने स्टार्ट किया, फिर आपसे हमने पूछा कि आपको जावास्क्रिप्ट का पता है। आपने कहा भाई, सबने कहा कि हाँ जावास्क्रिप्ट का भी पता है, HTML पता है, जावास्क्रिप्ट पता है, CSS पता है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए जो सबसे ज्यादा हम उसको बार बार उस टर्म को दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं आपको, वो था डॉम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का हमने आपको ये बताया कि भाई ये वो चीज है कि जब जैसे ही आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, फौरन ही उसका क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक डॉम ट्री बन जाता है जो कि उसके हर एलिमेंट को रेफर कर रहा होता है। एक साइट का स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा आपकी मेमोरी में। और उस डॉम ट्री को एक्सेस करके आप साइट को रन टाइम के ऊपर उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। कलर को अगर रेड है तो ब्लू कर सकते हैं, ब्लू है तो व्हाइट कर सकते हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। अब जो डॉम की मेनू, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो चैलेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, डॉम की मैनिपुलेशन का। तो JSX या TSX, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको के अडॉप्ट किया नेक्स्ट जेएस ने भी, जिनको अडॉप्ट किया रिएक्ट जेएस ने भी, डॉम की मैनिपुलेशन के लिए। और ये बहुत स्मार्टली डॉम को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि डायनेमिकली आपकी वेबसाइट को, जो पेज आपके ब्राउजर में लोड हो गया है, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके कंपोनेंट्स को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये सारे काम इससे हो सकते हैं। तो अभी शारून भी जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि भाई JSX लिख रहे हैं चाहे TSX लिख रहे हैं, ये कर पीछे काम डॉम की मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी था। जी शारून। जी सर। तो अच्छा, बेसिकली अगर मैं अभी आपको बटन क्लिक वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पर करके दिखाना चाहूँ ना, ठीक है, तो उसके लिए अभी अभी मुझे याद आया कि इसके लिए ना हुक होती है बेसिकली, जो कि रिएक्ट बेसिकली में प्रोवाइड, तो अगर मैं उसमें जाऊंगा तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है अपने आप में, ठीक है। तो मैं वो चीज आपको नहीं करके दिखा रहा, बट मैं आपको एक छोटी सी चीज करके दिखा देता हूँ जो कि ये चीज प्रूव करती है कि हम जावास्क्रिप्ट को विद इन HTML लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें कि बेसिकली ये जो कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। अच्छा, ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई, डॉम का, JSX का, और आपको फंक्शन कंपोनेंट का भी ये चीज समझ आ गई कि ये फंक्शंस के अंदर हम क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शंस में पेज को ब्रेक करके क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ पहले कि ये JSX जो मैं तब से कह रहा हूँ कि भाई HTML और जावास्क्रिप्ट को और CSS को एक साथ लिख सकते हो, उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि अगर मैं सिंपल, ये देखें, 1+1 करूंगा ना, ये देखें मैंने सिंपल स्टैटिक क्या किया, 1+1, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और इसमें जो है ना जल्दी से अभी मैं स्टाइलिंग भी दे देता हूँ। अब ये जो मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ ना, ये टेलविंड CSS के थ्रू है, ठीक है, बल्कि मैं इसको रहने ही देता हूँ, ठीक है, ये रहने देता हूँ, फिर मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सिर्फ सिंपल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, हेलो वर्ल्ड 1+1 किया, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं अपने जाता हूँ यहाँ पर ब्राउजर पे, यहाँ पर जाता हूँ, ये देखें मेरे पास स्टैटिकली लिखा आ गया 1+1। अगर हालांकि अगर ये हम किसी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन करवा रहे होते तो ये कैलकुलेशन का काम किसका है, ये फंक्शनैलिटी का काम किसका है, जावास्क्रिप्ट का, ये HTML या CSS का काम नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा मैं कितनी आसानी से 1+1 करवा लूंगा सिर्फ ये करने से, ये देखिएगा, करली ब्रेसेस लगाए, इसके अंदर मैं करूंगा 1+1, और 1+1 का अकॉर्डिंग टू मैथ्स के, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन के क्या आंसर आना चाहिए, 2। और अब देखिए मैं जैसे ही जाऊंगा तो ये मेरे पास आंसर क्या हो गया हुआ है, 2। मैं अपने पेज को अगर रिलोड करूं तो ये देखें मेरे पास आंसर क्या हो गया, 2। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इस तरह से पॉसिबल हुआ कि जब हमने अपना जो फाइल बनाई विद द सिंटेक्स ऑफ TSX, और हम JSX के थ्रू भी कर सकते थे, तो उसने हमें क्या अलाउ कर दिया, उसने हमें ये चीज अलाउ कर दी कि हम अपनी जावा स्क्रिप्ट का काम जो है विद इन दिस HTML एलिमेंट जो है ना कर सकते हैं,
ठीक है, इसमें हम कोई वो रूल नहीं है कि हम नहीं कर सकते, जैसे इसके अंदर था, जैसे ये मैंने आपको पहले करके भी दिखाया कि इसमें नहीं हम वो चीज कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर देखें कितनी आसानी से सिर्फ करली ब्रेसेस जैसे ही आप लगाएंगे तो समझ लें एक तरह से जावास्क्रिप्ट जो है ना एक्टिव हो जाएगी। फिर करली ब्रेसेस लगाने के बाद जितना भी आप काम इसके अंदर करेंगे तो वो सारा काम एक तरह से आप जावास्क्रिप्ट का कर रहे होंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का काम करोगे। बट अगर आप यूं कहेंगे भाई इसके अंदर जो है ना मैं फंक्शन करूंगा रेंडर, तो फंक्शन नहीं होगा, वो उसका एक अलग तरीके का होता है। वो जब हम आगे जाके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, कंपोनेंट कैसे बनते हैं, फंक्शन कैसे उस पर नेस्टेड बनते हैं, तो वो हम सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए कहने का मतलब ये कि इस तरह से बड़ी आसानी के साथ सिर्फ ये करली ब्रेसेस को लगा के और हम जो है ना अपना जो है ना जावास्क्रिप्ट को जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को बड़ी आसानी के साथ एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर सीएसएस भी लगा सकता हूँ। अभी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर बेसिक मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट सीएसएस इंप्लीमेंट होगी वो होगी टेलविंड सीएसएस, ठीक है। और टेलविंड सीएसएस का अभी आपको पता नहीं है तो वो फिर आप लोग अलग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं सीएसएस को यहाँ पर नहीं इंप्लीमेंट करूंगा। बट तरीकेकार वही है जैसे हम नॉर्मल अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर लगाते हैं ना, इसके थ्रू क्या कहते हैं कि स्टाइल टैग के थ्रू लगाते हैं, सीएसएस के थ्रू लगाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और क्लासेस के अंदर हमारी हम जो क्लासेस होती है ना अपनी सीएसएस की वो यहाँ पर लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास की जगह नहीं होता बल्कि क्लास नेम लिखा जाता है और फिर इसके अंदर हम अपनी सीएसएस को डिफाइन करते हैं। वो जब आप हमारी आगे प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें जो है ना सारी चीजें हैं मौजूद। फिर भी नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क अस, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये चीज थी। और एक चीज मैं आपको समझाता चला जाऊं, और वो ये है कि बेसिकली सर मुझे बताएं यहीं यहीं पर ही रोक दूं या थोड़ा सा और बताऊं आगे। सर यासिर। वो शारून, मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ सर को। सर बार बार म्यूट हो रहे हैं आज। 1 मिनट में कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम देना सर। सर हेलो, हाँ जी। शारून, मेरा ख्याल है आज यहाँ तक रुक जाइए। यहाँ तक रुककर सिर्फ एक छोटा सा काम ये कर दें कि आपने पेज डॉट टीएसएक्स में, ये पेज डॉट टीएसएक्स क्या होती है सिर्फ इतना सा बता दें इस फाइल का, और इसमें से जो चीजें आपने रिमूव की हैं वो जरा इनको बता दें, बस सिर्फ एक इतना सी चीज बताकर। और अभी फिलहाल इसको रोक दें। और ठीक है ठीक है ठीक है। असाइनमेंट ये दे दें, पेज डॉट टीएसएक्स पे ही आइएगा शारून, पेज डॉट टीएसएक्स पे ही आए अभी जी जो जी मैं आपने आ पेज रहा हूँ, डॉट। मैं आ रहा हूँ, मैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आ रहा हूँ। असाइनमेंट ये दे दें सबको कि भाई सब ने ये H1 से लेके ना H6 तक हेडिंग्स प्रिंट करानी है, और इसी तरह से बस प्रिंट करानी है। ये कर दें आप, बल्कि इनको दिखा भी दें। एच वन से लेके H6 तक हेडिंग्स प्रिंट करानी है बाय यूजिंग दिस JSX फंक्शन, बाय यूजिंग दिस TSX फंक्शन, जो भी है आपने ये 6 हेडिंग्स प्रिंट करानी है, ठीक है। ये सिंपल काम है अभी आपका, ठीक है। आपने नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट ऐसे करना है जैसे शाहरुख ने अभी पहले कमांड से क्रिएट किया था npx की, ठीक है। वो क्रिएट करके उसका नाम लिखना है 6 हेडिंग। 6 हेडिंग फंक्शन, यानी कि प्रोजेक्ट का नाम होगा 6 हेडिंग्स। और उसके अंदर आपने एक फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन होम का है, इसी को मॉडिफाई करना है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो भी होगा उसको रिमूव कर देना, ऊपर से इंपोर्ट की स्टेटमेंट को भी रिमूव कर देना है। जस्ट इसमें H1 से लेके H6 तक आपने सिर्फ प्रिंट कराना है। ये आपका सिंपल सा टास्क है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका ये है कि अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बस मैं जो सर ने कहा ना पेज डॉट टीएसएस का है, तो मैं आपको समझाता चला जाऊँ फॉर योर स्टार्टअप, ठीक है। यानी कि आपको आपको एक जो है ना किक स्टार्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अच्छा, शारून, कुछ इसमें जो सवालात भी आ रहे हैं जी साथ जी साथ। मैं सवाल सवाल भी लेते हैं, सिर्फ दो ठीक है। मिनट रुके, सवाल भी लेते शारून, हैं। सिर्फ सिर्फ पेज डॉट टीएसएक्स के बारे में बता दें कि ये क्या होती है बस। जी जी मैं बिल्कुल वही बताना चाह रहा हूँ, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको ना मैं रिसोर्स भी बता दूं कि क्योंकि सर ये स्ट्रक्चर को समझना ना बहुत जरूरी है। एक ठीक है, चीज तो मैं ठीक है, एक फाइल तो मैं ठीक है। समझा दूंगा, मैं समझाने नहीं जा रहा, वो चीज पूरी नहीं समझाऊंगा, सिर्फ मैं इनको रिसोर्स समझाऊंगा। तो आपने यहाँ पे जब आएंगे ना गूगल पे, तो वो किधर चला गया मेरा यूट्यूब, ठीक है। अच्छा, वो यूट्यूब पे मैंने आपको प्ले लिस्ट दिखा दी है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ उसके अंदर ये भी चीज है, ठीक है।
है। तो आपने डिटेल में चीजों को समझना है, ठीक है, शॉर्ट हैंड वाली चीज नहीं करनी, शॉर्टकट्स नहीं लगाने, ठीक है। डिटेल में चीजों को समझेंगे तो आगे मुश्किल नहीं होगी, अगर डिटेल में चीजों को नहीं समझेंगे तो आगे फिर जब पेज के अंदर पेज बनेंगे ना, नेस्टेड पेजेस जिसको हम कहते हैं, नेस्टेड राउटिंग जिसको हम कहते हैं, तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो आपने प्लेलिस्ट को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे आपका ये नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनता है ना, ठीक है, अब ये डॉट नेक्स्ट क्या होती है, ये नेक्स्ट की समझ लें फाइल है, तो इसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, नोड मॉड्यूल्स के साथ भी आपने कोई हरकत नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक का फोल्डर है ना, इसके अंदर बेसिकली हम अपनी जितनी भी इमेजेस वगैरह होती है ना वो रखते हैं। जैसे देखें अभी भी हमारे पास ये एसवीजी नेक्स्ट की वर्सन की इमेजेस वगैरह पड़ी हुई, तो जितने भी स्टैटिक एसेट इमेजेस हो गए, लोगो हो गए, वो इसके अंदर हमारे स्टोर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये एसआरसी का फोल्डर होता है ना, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब मेरे पर मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था, तो उसने मेरे से पूछा था कि भाई एसआरसी का फोल्डर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर तो मैंने किया एसआरसी के ऊपर यस, अगर मैं करता ना नो, तो बेसिकली ये जो एसआरसी के फोल्डर में ऐप का फोल्डर होता है ना, ये जो ऐप का फोल्डर होता है, ये जो है ना फिर एसआरसी का फोल्डर नहीं बनता, और जिस जगह पर अभी मेरे पास एसआरसी का फोल्डर है ना, यहाँ पर ऐप का फोल्डर होता है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा ना वो रहे, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अब मेंटेन रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहे मेरा प्रोजेक्ट। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो है ना खिचड़ी बन जाए कि मतलब ऐप भी यहाँ पर, और फिर क्योंकि मेन जो हमारा फोल्डर है, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ कि जो हमारा मेन फोल्डर है वो है ये ऐप का फोल्डर। ये जो ऐप की डायरेक्टरी है, आपने अगर देखा था ना, यहाँ पर एक लास्ट में हमारे पास कमांड आई थी ऐप राउटर, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ना आगे जाके जब आप वो प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे उसमें बताया हुआ कि ऐप राउटर ये चीज क्या है, ठीक है। तो जब आप शारून अनम्यूट तो नहीं, एक मिनट। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? फर्दर काम होगा जो कि आपका ये शारून आपकी जी आवाज आ रही है, बीच में आपकी आवाज बीच में कट रही थी, अभी भी नहीं आ रही, ड्रॉप हो रही ड्रॉप हो काफी। रही है। अभी अभी ठीक हो गई, अभी तो सही है। हाँ ठीक है। सर आज आज जो है ना शारून यहीं पे रुक जाते हैं। आपने बहुत अच्छा समझाया और बहुत अच्छा क्लियर किया चीज़ों को। समझो। हमारी तमाम स्टूडेंट्स से जैसे शारून भी बार बार कह रहे हैं कि जो हमारी आप प्लेलिस्ट है ना नेक्स्ट जीएस की, उसको जाके जो उसकी इनिशियल वीडियोस हैं, पहली जो वीडियोस है ना, पहली स्पेशली फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो है, दो जो वीडियोस है स्पेशली, उनको लाजमी देखिएगा। उसमें यही चीज़ें बहुत बुनियादी, बहुत फंडामेंटल्स को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया। ठीक अच्छा, है। स्टार्टिंग में जो हमारे तो वो है ना, और उसके बाद इस वीडियो को भी देखिएगा, ये जो वीडियो ये बता रहे हैं इसको भी देखने की जरूरत है, इसको भी समझिएगा। अच्छा और स्टार्टिंग असाइनमेंट, हाँ ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमारे इंस्ट्रक्टर है ना नेक्स्ट जेस और इसके रिएक्ट प्लेलिस्ट में, तो उनका नाम है अब्दुल रहमान, ठीक है। तो कहीं आप ये नहीं परेशान हो कि अगर वो समझा रहे हैं तो शायद आपने प्लेलिस्ट ही कोई और एक्सेस कर लिया, ठीक है, नहीं, प्लेलिस्ट वही है, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने चीजें करवाई हैं शुरू की 2-3 वीडियोस, बाकी फिर आगे मैंने और सर ने लीड किया हुआ है, ठीक है। तो उस चीज से आपने जो है ना कोई भी परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने इस एक्सेस पे आना है, आपने इंट्रोडक्शन तो ये देखें, इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट जेस, मास्टर नेक्स्ट जेस कंपोनेंट्स जिसके अभी मैं बात कर रहा था फंक्शंस की, ये आपको प्रॉपर वे में समझाया, फिर उसके बाद आगे आपको ये राउटिंग और ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आपने इधर इसको अच्छे से देखना, फिर भी नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क अस, नो इशू, ठीक है। बिल्कुल तो आहिस्ता से, स्लो स्लो चलें। कोई जल्दी नहीं है, भागने की जल्दी नहीं है बिल्कुल भी। आराम से चलें। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सर अगर बहुत हम जरूरी है। हाँ, सर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता देंगे, अगर वो भी साथ साथ पढ़ते रहें तो। मैं वो भी बताता हूँ मैम, बस ये मुझे चीज खत्म कर लेने दे, फिर मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, कैरी ऑन करें। बिल्कुल। तो अच्छा अच्छा, और उसके बाद मैं आपको जल्दी से ये भी बता दूं, ये जितनी भी नीचे फाइल बनी ना, इनको आपने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, इनसे इनका आपके कोई काम नहीं। ये जब आप वो देखेंगे तो उसमें आप जब फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ लगेगी कि इस हर एक स्पेसिफिक फाइल का जो है ना क्या पर्पज है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इसको आपने कोई छेड़ना नहीं है, बस आपने सीधा ऐप के इसके अंदर आना है, उसके बाद आपने ऐप के अंदर आना है, ठीक है। ऐप में आएंगे तो ये देखें हमारे पास टोटल 4 चीजें आ रही है, फेविकॉन डॉट आई, ये सिंपल आइकॉन है, ठीक है। इसका कोई भी मतलब इसको आपने कुछ नहीं करना, ये ग्लोबल सीएसएस है, ठीक है। इसका भी जो है ना फिलहाल आपने नहीं छेड़ना, ये भी आपको उसके अंदर जब आप नेक्सस को पढ़ेंगे तो समझाई गई कि ये फाइल क्यों है। और ये जो लेआउट डॉट टीएसएक्स है ना, इसको भी नहीं आपने कुछ भी करना, आपने डायरेक्ट आना ये पेज के ऊपर, ठीक है। ये जो बेसिक हमारी फाइल होती है ना पेज की, यहाँ पर आप कोई भी चीज बना दें, लेट सपोज मैं यहाँ पर बनाता हूँ अबाउट डॉट टीएसएक्स, ठीक है, यानी कि मैं अबाउट का पेज बना रहा हूँ तो मैं कहूंगा अबाउट डॉट पेज, अबाउट डॉट टीएसएक्स, ठीक है। और मैं जल्दी से अपने पास जो है ना यहाँ पर करूंगा, तो ये देखें
अब मैं यहाँ पर करूंगा ना हेलो अबाउट, ठीक है, और मैं अगर इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास ये पेज नहीं एक्सेस होगा, ठीक है। मैं जिस भी तरह से यहाँ पर कर रहा एक्सेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना है, जो भी आपने पेज बनाना है उसकी जो फाइल बनेगी उसका नाम होगा page.tsx, ठीक है। और जो है ना नेक्स्ट जब हमारी इसके अंदर होगी ना अच्छा सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि ना वैसे तो हमारी प्लेलिस्ट अब है, ठीक है, बट मैं सोच शारून है, थोड़ा हाँ सा। है, जी जी लेकिन रुक जाए बस यहीं पेज डॉट टीएसएक्स तक रहें, अभी अबाउट का भी मत तस्करा करें क्योंकि ये बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। जी ठीक जी है, जी, क्योंकि सॉरी। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो हमें बहुत स्लो चलना है ताकि ये डाइजेस्ट कर सकें इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप मेरे पेज को डॉट ये बताना टीएसएक्स हमको में, चाह था कि आपका जो पेज नहीं, एक्सेस होगा वो पेज डॉट एग्जैक्टली, टीएसएस का ही नाम होना चाहिए बस। बिल्कुल सही है। पेज डॉट टीएसएक्स जो है उसमें आपने 6 हेडिंग्स को प्रिंट करवाना है। पेज डॉट टीएसएक्स कहाँ से मिलेगी आपको, शाहरुख ने बता दिया, एसआरसी के फोल्डर के अंदर आएंगे, वहां पे पेज डॉट टीएसएक्स बनी हुई है। सिर्फ इसी फाइल पर अभी आपने काम करना है और किसी फाइल पे काम मत कीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक आपको पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम से हम आपको समझाएंगे ना आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी चीजें आपको बैकग्राउंड की बतानी पड़ेंगी, हमें ना बेस बनानी पड़ेगी। तो ये 3 से 4 क्लासेस में आपकी बेस बन जाएगी और आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक एक फाइल का पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल में क्या होता है और कौन सी फाइल क्या काम करती है। ठीक है, तो अभी इनिशियली परेशान मत हो, एकदम से सारी चीजों को समझने की कोशिश ना करें, सिर्फ जो चीज समझाई जा रही है उस पर फोकस करें और असाइनमेंट को बनाने की तरफ जाएं। ठीक है, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है ना मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा एक रिसोर्स यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियो से समझ आती, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद होंगे जो डीप डाइव चीजों को जाके समझना चाहेंगे। और देखें, डीप डाइव समझने के लिए जो है ना सबसे बेस्ट होती है किसी भी फ्रेमवर्क को, किसी भी लाइब्रेरी को पढ़े तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में तो उन्होंने हर बंदे के लिए चीज देखी ना, बेसिक के लिए भी और एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट वाले बंदे के लिए भी, ठीक है। तो आप हर चीज को डीप डाइव जाके अब इसको सीखना किस तरह से, तो नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन अभी तक मैंने जितनी भी लाइब्रेरीज को, जितने भी फ्रेमवर्क्स को, जितनी भी दूसरी डेवलपमेंट को विजिट किया, सबसे आसान डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट जेएस की है, ठीक है। इवन कि आप सिर्फ पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न, ठीक है। लर्न पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर इन्होंने समझ एक तरह से आपके लिए बुक बनाई हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे ही ये देखे हैं क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट बिल्डिंग विद नेक्स्ट जेएस, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, गो फ्रॉम बिगनर टू एक्सपर्ट, ठीक है। और ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को जो है ना क्लियर करेगा। बट उससे पहले आप देखें, अगर नीचे हैं थोड़े से, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है पहले लर्न रिएक्ट फाउंडेशंस। आपसे वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको रिएक्ट की फाउंडेशंस का पता है, कि रिएक्ट की जो मेन फाउंडेशन होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि अगर आपको रिएक्ट की फाउंडेशन नहीं ना आती तो फिर आपको ये नहीं समझ आएगी। और रिएक्ट की फाउंडेशन क्या है वो आपको यहाँ से पहले आपने देखना है, यहाँ से सारी वीडियोस को देखना है। जब आप शुरू की 4-5 वीडियोस को देखना है, जिसमें आपको मेनली मैं टॉपिक्स जो है ना लिख के भेजूंगा, अभी मैं आपको ना आफ्टर क्लास जो है ना मैं फाइल बना के, सर ये ठीक रहेगा ना कि मेन टॉपिक मैं लिख के भेज दूंगा? अगर यहाँ से आपको नहीं भी एक्सेस हो पा रहे तो आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ टॉपिक का नाम लिखें, हजारों वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। सर ठीक रहेगा ना ये चीज? सही है ये भी, लेकिन ये है कि आप, मैं मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, स्लोली चलें जी जी और बिल्कुल असाइनमेंट पे फोकस करें। असाइनमेंट बिल्कुल। को बनाइएगा जरूर, बार बार बनाइएगा। उसमें जो चीजें नई क्रिएट कर सकते हैं HTML और JSX की फॉर्म में, उनको क्रिएट करके देखिएगा, देखिएगा क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, ठीक है। NPX के थ्रू जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा, 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बनाएं, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएं, अलग अलग नाम लिखें। किसी का नाम रख दें कि सिर्फ उसमें आप H1 हेडिंग लें, फिर एक प्रोजेक्ट बनाएं उसका नाम रखें H2 हेडिंग, एक प्रोजेक्ट बनाएं उसका नाम रखें H3 हेडिंग, इस तरह 6 प्रोजेक्ट बनाएं आप। और हर प्रोजेक्ट सेपरेट होना चाहिए, NPX की लेटेस्ट उससे आप एक्सट्रैक्ट करें उसको, बनाएं। तो 6 दफा आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे और 6 दफा अलग अलग फंक्शन राइट कर लेंगे, तो मुझे ये बताएं भाई, आपको ये जबानी याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, कोई मसला ही नहीं होगा आपको। और फिर भी नहीं समझ में आता तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, शारून ने यूट्यूब चैनल का आपको लिंक भी बताया है, वहां पर बोलिए कि भाई इनिशियल नेक्स्ट पहली के दूसरी वीडियो क्लास को वीडियो भी जाके देख सकते हैं, आपको नाम। चीजें समझ में आ जाएंगी, परेशान ना होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, हम लोग हैं मौजूद, मैं चैट कोई पे परेशान सारी होने की जरूरत नहीं। सारे लिंक्स दे रही हूँ। यूट्यूब का लिंक मैंने दिया है, गूगल क्लासरूम का लिंक दिया है, और व्हाट्सएप के चैनल का जी लिंक दिया है, वो अच्छा ग्रुप का। अभी मैं आपको जी, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है शारून।
जी। तो अभी मैं बस आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, सोर्स आपके पास मौजूद है, बट अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा इस पे मूव करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें एडवांस भी हैं, तो मे बी आपको ना भी समझ आए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बेसिक फंडामेंटल जो आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे, आप वो सीखने के बाद इस पे आप यू कैन मूव हियर। ठीक है, सो मेरी, आज हाँ, की क्लास यहीं पे हम एंड अप करते हैं। यही एंड अप करते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, देखें हमारे साथ लर्निंग करें। जिस तरह से हम समझा रहे हैं, जिस तरह से हम आपको लेके चल रहे हैं ना, हमारे साथ साथ चलें। अगर आप हमारे साथ चलेंगे, हमें फॉलो करेंगे ना, तो चीजें समझ आ जाएंगी आपको। क्योंकि अगर वो स्टूडेंट जो कि सीएस के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो तो शायद ये चीज समझ जाएं जो शारून बता रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर और उसकी टर्मिनोलॉजीज को समझ जाएं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बेचारे के जो अभी सीएस के नहीं होंगे, वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, वो ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होंगे सीएस के अंदर। तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप, हम जिस तरह से गाइडेंस आपको दे रहे हैं, हम बिल्कुल उस लेवल पे जाके आपको समझा रहे हैं कि अगर आप सीएस की स्टूडेंट्स नहीं भी हैं ना, आपको आईटी का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, नॉन आईटी भी हैं, तो भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपने फॉलो करना है हमें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह बता रहा हूं। ये 6 हेडिंग्स है ना, आप 6 प्रोजेक्ट बनाएंगे। H1 का अलग प्रोजेक्ट बनाए, H2 का अलग प्रोजेक्ट बनाए, H3 का अलग प्रोजेक्ट बनाए, 4, 5, 6, 6 प्रोजेक्ट बनाए अलग अलग। और हर एक में सिर्फ एक हेडिंग प्रिंट करें। H1 का जब प्रोजेक्ट चले तो वो H1 की हेडिंग प्रिंट करे, H2 का जब प्रोजेक्ट चले तो H2 की हेडिंग प्रिंट करे, H3 का जब प्रोजेक्ट चले तो H3 की हेडिंग प्रिंट करे, H4 का जब चले। इस तरह से आपने ये बनाना है। ठीक है, कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सा असाइनमेंट है, लेकिन ये जब प्रैक्टिस 6 दफा कर लेंगे, तो आपको नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट करना भी आ जाएगा, क्रिएट करना भी आ जाएगा। उसके अंदर कैसे हम H1 प्रिंट करते हैं, कैसे H2 करेंगे, और किस फंक्शन में जाके करेंगे, किस फाइल के अंदर जाके करेंगे, ये भी सब समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब आपसे पूछेंगे ना, तो आप फौरन क्विकली जवाब दे रहे होंगे और आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो 6 प्रोजेक्ट बनाने हैं डिफरेंट। ठीक है, तो अच्छा ये सर जल्दी से क्वेश्चन ले लें, और जी देन जी जी फिर जो है ना हम जी 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 करें। जी 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 मैडम, पूछिए क्वेश्चन मैडम, जी, कोई। क्वेश्चंस हाँ, चैट पर आ रहे हैं। ग्रेट जॉब एक्सप्लेनिंग नोट्स, योर क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्लेनेशन मेड इट इजी जिनका टू क्वेश्चन है अंडरस्टैंड। आपने हैंड रेस छह कर फोल्डर बनाए हैं मैडम, 6 फोल्डर 6 बनाए, अलग फोल्डर अलग बना। फोल्डर बनाए, हर प्रोजेक्ट का अलग फोल्डर बनाए, ताकि आप 6 दफा प्रैक्टिस करें उस चीज की। क्वेश्चंस सर, और यासर सारे आप सारे जो है, सर आपके बारे में जी सवाल आ देखें रहा है कि सारे फोल्डर ना। सर आप बोल रहे हैं। जी जी जी, बोले बोले बोले, सर यासर बोलिए आपके मैडम, बारे में बताइए क्या क्या बताना क्वेश्चन। पूछना चाह रहे हैं सर कि आप अपना इंट्रो दे दें। और वो पूछ रहे हैं कि आप क्या जेआईसी में पढ़ाते हैं। तो ये 2-3 दफा सवाल आ चुका है, और बाकी मैं सवाल देखती हूँ। देखें देखें, हम जो हैं, मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं ना जेआईसी में पढ़ाता हूँ, ना मैं पीआईसी में पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ टेकवर्स 51 पे पढ़ाता हूँ। यही हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर पाकिस्तानी को आईटी से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो हम पढ़ाते भी हैं, गाइड भी करते हैं। जिसमें हमारे मेजर 4 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स हमारा है टाइपस्क्रिप्ट का, सेकंड कोर्स हमारा है नेक्स्ट जेएस का, थर्ड कोर्स हमारा एचटीएमएल सीएसएस का है, और फोर्थ जो कोर्स है वो हमारा सीएस फंडामेंटल्स का, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स का है। जो कि हमने उन सब लोगों के लिए रखा है जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कंप्यूटर साइंस क्या है। तो अगर आप वो कोर्स ले लेंगे, तो आपको पहले तीनों कोर्स समझ में आना शुरू हो जाएंगे, और आपको इन डेप्थ चीजें आना समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो वो कंप्यूटर साइंस में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ वो कोर्स है। इसके अलावा मैडम फरियाल ने आपसे हमारे पास यूट्यूब की प्ले लिस्ट भी शेयर कराई है, उसके अंदर भी सीएस फंडामेंटल्स की आप क्लासेस जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, और हमारी कोशिश यही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे तमाम पाकिस्तानियों को आईटी के स्किल्स सिखाएं। ठीक है, और इसमें कोई कॉस्ट शामिल नहीं है, और इसमें किसी किस्म की कोई ऑन साइट प्रेजेंस नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पे एक डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये जूम पर भी अवेलेबल है, और ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा यूट्यूब पे हमारी वीडियोस भी रिकॉर्डेड होकर पड़ी हुई हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर आप किसी भी वजह से क्लास नहीं भी ले पाए, तो आप जाकर यूट्यूब पे देख लें हमारी वीडियोस। ठीक है, तो ये हमारा एक टोटल जो है, एक पूरा समझ लें कि एक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमने बनाया है, डेवलप किया है। पीछे पर्पस हमारा सिर्फ यही है कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आईटी की देना, और डिजिटली देना।
इसमें कहीं ऑन साइट जाकर कहीं ऑनलाइन लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है कि खवातीन परेशान हो रही हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं और फिर जाके पहुंच रहे हैं और फिर जाके लेक्चर ले रहे हैं। टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अपने घर से बैठ के क्लास लें, अपने मोबाइल से बैठ के क्लास लें, अपने लैपटॉप से बैठ के क्लास लें, कहीं पर भी दुनिया में, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, कहीं पर भी हैं, आप बैठ के क्लास ले सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर कर दिया, मैंने टेकवर्स का जो यूट्यूब चैनल है वो शेयर कर दिया, गूगल क्लासरूम शेयर कर दिया। तो आप लोग पहला काम ये कर लें कि सिर्फ आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसके बाद वहां से आपको अच्छा मैडम, सारी एक चीजें एक पता मेरी चलेंगी। रिक्वेस्ट, जी जी जी, बोले। एक मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, देखें आप सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हैं उन सब को ये पता चल गया टेकवर्स 51 का कि वो जो काम, वो जो मिशन लेके चल रहा है। अब आप लोगों का फर्ज है, देखें हम लोग तो ये चीजें सारी बेयर कर रहे हैं और इस चीज को लेके चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ देना है सबने। और हम्म। आप जितना इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं दूसरों तक, सारे पाकिस्तानियों तक आप पहुंचाएं। ये आप लोगों का समझ लें कि एक इसके अंदर हिस्सा, एक पार्ट होगा हमारे मिशन को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो जितना आप इस मैसेज को फैलाएंगे, बताएंगे लोगों को कि भाई इसको ज्वाइन करें, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें सिखाई जाती हैं और फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बेसिक सिखाई जाती हैं। इसमें कोई आपको, जिसे कहते हैं कि कोई अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड का भी है तो वो शर्मा रहा है कि वो नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल कर लेगा। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि हमने ये कोर्स डिजाइन ही इस तरह से किया है कि ये नॉन आईटी से लेकर आईटी वाले सब तक को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये और सब लोगों ने फैलाना है, इस मैसेज को बताना है जाकर। ठीक है कि भाई ये ज्वाइन करें प्लेटफॉर्म। और हमारी क्लासेस जो हैं, टाइम टेबल आपको पता चल चुका है, 10 बजे। हाँ बताएं मैडम। 10 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, ये जो 4 क्लासेस होती हैं। और दूसरा ये कि बस आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें। मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो। आ रही है, आ रही है, जी, बोले आप बोले। लोग आप लोग जी जी आ रही है आपकी आवाज। ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां से आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे, गूगल क्लासरूम का लिंक मिल जाएगा, असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाना है, यूट्यूब चैनल। बस ग्रुप का मैंने बार बार आप लोग को लिंक भेजा है। और दूसरी ये बात कि जो 70 के 70 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं माशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। और फिर अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।